आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पे और हमारे लेक्चर सीरीज पे। आज हम जिस लेक्चर पे बात करने वाले हैं उसका टाइटल है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। यानी जो प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी है, फार्मेसी का जो प्रोफेशन है उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रही है, कौन कौन से इतिहास इससे जुड़े रहे हैं, कौन कौन से डेट इससे जुड़े रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और इस फार्मेसी प्रोफेशन का डेवलपमेंट वर्ल्ड में कैसे हुआ, और इन कॉन्टेक्स्ट हम ये भी जानेंगे कि प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी का डेवलपमेंट इंडिया में कैसे हुआ। तो इन सभी पे आज का लेक्चर है और ये लेक्चर मेरे द्वारा प्रेजेंट किया जा रहा है। तो आगे किसी स्लाइड पे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। तो आइए लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड का ये रहा है कंटेंट, इसमें है कि इसमें हम जानेंगे कि जो प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी रहा है, यानी फार्मेसी का जो प्रोफेशन रहा है उसकी हिस्ट्री इंडिया में क्या रही है। रिलेट करके जानेंगे फार्मेसी एजुकेशन से, इंडस्ट्री से और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, कि इंडिया में फार्मेसी जो प्रोफेशन है उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रही है फार्मेसी एजुकेशन में, यानी कौन कौन से फार्मेसी कोर्स टाइम टू टाइम आए और किस कोर्स को किस सिलेबस के साथ इम्बेड किया गया, कौन कौन से इंडस्ट्री लगाए गए जो कि फार्मेसी फील्ड से रिलेटेड थे, और इस इंडस्ट्री से कैसे हमारे देश को फायदा हुआ, हेल्थ केयर सिस्टम को फायदा हुआ, और सारे ऑर्गेनाइजेशन भी जो एनजीओ हो गए या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन, तो इन लोगों का योगदान कैसे रहा फार्मेसी प्रोफेशन को लेकर। सेकेंड, हम डिस्कस करेंगे फार्मेसी एज ए कैरियर, यानी फार्मेसी में कैरियर बनाने के लिए कौन कौन से अपॉर्चुनिटी हैं और हम फार्मेसी को कैरियर कैसे बना सकते हैं। और थर्ड, हम जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे फार्माकोपियाज के बारे में। फार्माकोपियाज क्या होता है? एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें ड्रग के स्टैंडर्ड, उसके प्रिपरेशन, उसके सिंथेसिस और बहुत सारी चीजों का उसमें डिटेलिंग होता है। और उसके बाद हम इंट्रोडक्शन टू आईपी, बीपी, यूएसपी एंड एक्स्ट्रा फार्माकोपियाज के बारे में जानेंगे। यानी आईपी क्या है? इंडियन फार्माकोपिया, यानी जिसे इंडिया में तैयार किया गया है और यहाँ की जो ड्रग है उसके स्टैंडर्डाइजेशन और जो भी उसके सिंथेसिस मेथड है, उन सारे चीजों का उसमें डिटेलिंग है। बीपी यानी ब्रिटिश फार्माकोपिया के बारे में, जो ब्रिटेन में तैयार की गई थी। यूएसपी यानी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, और एक एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें हम जान इंट्रोडक्शन टू फार्मेसी, यानी फार्मेसी का मतलब क्या होता है और फार्मेसी किन चीजों को कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि फार्मेसी इज ए ग्रीक वर्ड। फार्मेसी जो है वो ग्रीक वर्ड है और वो डिराइव्ड हुआ है फार्मा, फार्मा से। ठीक है, बेसिकली ये फार्मा कौन से डिराइव्ड हुआ है, लेकिन यहाँ पे अभी फार्मा हम जानते हैं। तो फार्मेसी जो है वो फार्मा से बना है, और इस जो फार्मा यूज वर्ड है और फार्मेसी वर्ड है वो 15 और 17 सेंचुरी के बीच में इसका यूज हम लोग शुरू किए, फार्मा शब्द का यूज। ठीक है, ये ओरिजिनेट हुआ है ग्रीक वर्ड फार्माकॉन से, जिसका मतलब होता है ड्रग। फार्माकॉन का मतलब होता है ड्रग। ठीक है, और फार्मेसी को ऐसे हम क्या डिस्क्राइब करते हैं कि एज आर्ट एंड साइंस ऑफ मेकिंग मेडिसिन, यानी वो आर्ट, वो कला और वो विधि, वो साइंस जो मेडिसिन को बनाने का मतलब, बनाने की प्रक्रिया को बताए, उसे हम फार्मेसी कहते हैं। लेकिन आज के इस बदलते युग में फार्मेसी की डिफिनीशन बदल गई है। फार्मेसी अब ना सिर्फ मेडिसिन को बनाता है बल्कि उसकी पैकेजिंग वगैरह, उसके साइड इफेक्ट को मॉनिटर करने की जिम्मेदारी भी फार्मेसी पे आई है, और डिफरेंट टाइप फॉर्मुलेशन डेवलप करना, जो हमारे नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, इन सब को भी एनालाइज करना और जो इंसान के लिए सुविधाजनक हो, उन चीजों को एनालाइज करके और इंसान के हेल्थ के लिए जो बेनिफिट
करता हो, उसको भी इम्बेड करना आजकल फार्मेसी का काम रह गया है। इसके अलावा ड्रग की मार्केटिंग, सेल्स, ये भी आजकल फार्मेसी के अंदर ही आता है। मॉडर्न एज में फार्मेसी को कैसे जाना जाता है? फार्मेसी इज द साइंस एंड टेक्निक ऑफ प्रिपेयरिंग एंड डिस्पेंसिंग ड्रग। यानी फार्मेसी वो साइंस है, वो टेक्निक है, वो विधि है, वो प्रक्रिया है जिसके मदद से हम ड्रग को प्रिपेयर करते हैं और डिस्पेंस करते हैं। उसके बाद फार्मेसी के बारे में थोड़ा और जानते हैं कि फार्मेसी, ये फार्मेसी वर्ड आपको हमेशा याद रखना है। फार्मेसी इज डिफाइंड एज द प्रोफेशन विच इज कंसर्न्ड विद द आर्ट एंड द साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, सिलेक्शन, preparation, preservation, standardization of suitable drug substance from natural and synthetic sources and their formulation which are meant for administration for diagnosis, prevention, treatment of disease। यानी फार्मेसी को एक ऐसा प्रोफेशन माना गया है जो रिलेटेड है, कंसर्न्ड है आर्ट एंड साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, सिलेक्शन, प्रिपरेशन, प्रिजर्वेशन, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सूटेबल ड्रग सब्सटेंस। यानी कोई ड्रग है, उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है कि ये कौन से नेचुरल सोर्स से निकलेगा, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन भी फार्मेसी के अंदर ही की जाएगी। उसका सिलेक्शन, अब हमें कोई भी चीज लेनी है तो एक साथ बहुत सारे सब्सटेंस मिलते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट हमें मिलते हैं, तो उसका सिलेक्शन करना कि कौन सा प्रोडक्ट हमारे लिए बेहतर है, इसकी सिलेक्शन भी फार्मेसी के अंदर होती है। प्रिपरेशन यानी ड्रग की प्रिपरेशन, यहाँ दो प्रिपरेशन की बात होगी। एक तो ड्रग जो है उसे नेचुरल सोर्स से पाउडर फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में लाने का प्रिपरेशन, और दूसरा होगा प्रिपरेशन हमारा ड्रग जो है उसको डोजेस फॉर्म में फॉर्मुलेट करके इंसान के बॉडी के अंदर इंसर्ट करने का प्रिपरेशन। उसके बाद आता है प्रिजर्वेशन। अब ड्रग को कैसे प्रिजर्व किया जाए कि उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाए और बीतते वक्त के साथ वो डिग्रेड ना हो, तो इस प्रिजर्वेशन भी फार्मेसी के अंदर ही आता है ड्रग का। उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन, ड्रग का जो प्यूरिटी है, एक्यूरेसी है, इसको कौन से मेथड से हम प्रिपेयर करेंगे कि ये स्टैंडर्ड लेवल पे आएगा, इसमें जो है एरर बहुत कम आएंगे, मतलब इसकी प्यूरिटी आएगी, वो उसे कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। तो एक प्री वैल्यू से उसे कंपेयर करके स्टैंडर्डाइज करना फार्मेसी का ही काम है। और ड्रग जो है सुटेबल ड्रग फ्रॉम नेचुरल एंड सिंथेटिक सोर्स, यानी नेचुरल और सिंथेटिक यानी नेचुरल, जैसे कि बहुत सारे ड्रग तो नेचुरल सोर्स से आते हैं, कोई प्लांट से, कोई एनिमल से, और डिफरेंट तरह के से आते हैं। लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो नेचुरल सोर्स से तो आते हैं लेकिन उन्हें केमिकल के साथ सिंथेसाइज किया जाता है ताकि हमारा जो प्योर कंपाउंड है, जो हमारा एपीआई है, ड्रग है, वो हमें मिल जाए। तो इसे नेचुरल ड्रग और सिंथेटिक ड्रग में बांटा गया है। और उसके फॉर्मुलेशन के बारे में बात की जा रही है, यानी जो ड्रग है हमारा वो हम किस सोर्स में लेंगे, यानी टैबलेट में लेंगे या सिरप में लेंगे या हम गैसियस फॉर्म के किसी डोजेस फॉर्म में लेंगे या कैप्सूल वगैरह किस किस में लेंगे, इस चीज की बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है। और किस लिए यूज होता है ड्रग, या तो किसी डिजीज को डायग्नोस करेगा, यानी वो डिजीज आपको हो गई है तो उसे डायग्नोसिस करने के लिए यूज होता है, या प्रिवेंशन, जैसे कोई ड्रग पहले खा ले तो वो आपके होने वाली बीमारियों को प्रिवेंट करता है, तो इस प्रिवेंशन के लिए भी ड्रग हम यूज करते हैं। या फिर ट्रीटमेंट, अगर कोई ड्रग डिजीज आपको हो गई है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी हम दवाओं का यूज करते हैं। तो ये जितने चीजों
का हम लोग डिस्कशन किए ऊपर में, ये सारी चीज फार्मेसी के अंदर आती है। ठीक है, फार्मेसी इज अ प्रोफेशन which is related to the art and the science of identification, selection, preparation, preservation, standardization of suitable drug substance from natural and synthetic sources and their formulation which are meant for administration for diagnosis, prevention, treatment of disease। ठीक है, दूसरी डिफिनीशन इसकी ऐसे करेंगे, इट इज अ हेल्थ प्रोफेशन that link health science with chemical science and aims to ensure the safe and effective use of pharmaceutical drug। यानी ये एक ऐसा हेल्थ प्रोफेशन है जो हमारे हेल्थ साइंस में केमिकल साइंस यानी जो केमिकल से ड्रग मिलते हैं उस से रिलेटेड है, और इसका एम है कि जो फार्मास्यूटिकल ड्रग है वो सेफ और इफेक्टिव यूज हो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में। तो अगर क्वेश्चन आए कि व्हाट इज फार्मेसी, जैसे आपका क्वेश्चन आए व्हाट इज फार्मेसी, तो आप ये वाली डिफिनीशन बहुत ही सूटेबल है, इसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, और एक्स्ट्रा लिखना चाहें तो आप फिर ये 2 लाइन लिख सकते हैं। हालांकि व्हाट इज फार्मेसी में दोनों ही डिफिनीशन सेम है, लेकिन अगर फुल मार्क एक्सप्लोर करने हैं तो ये वाली डिफिनीशन आपको लिखने होंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एपोथिकेरी, एपोथिकेरी क्या है? एक हिस्टोरिकल नेम है। बहुत पहले यूज किया जाता था एपोथिकेरी उन मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए जो कि दवा को बनाते थे और मरीजों को देते थे। ठीक है, एपोथिकेरी को हम लोग नया में फार्मासिस्ट कहते हैं, यानी जो फार्मेसी प्रोफेशन को अपनाता है। तो एपोथिकेरी आपको याद रखना है, एक हिस्टोरिकल नेम है। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि फार्मासिस्ट को पहले क्या कहा जाता था, तो आप एपोथिकेरी कर सकते हैं, ये एमसीक्यू में भी मेन है। ठीक है, तो एपोथिकेरी उन मेडिकल प्रोफेशनल्स को कहा जाता था जो मेडिसिन को फॉर्मुलेट करते थे और उसको डिस्पेंस करते थे मरीजों को, लेकिन अब बदलते वक्त के साथ इन्हें फार्मासिस्ट कहा जाता है। अब फिर क्वेश्चन है कि हु इज फार्मासिस्ट, तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं फार्मासिस्ट आर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स who practice in pharmacy the field of health science focusing on safe and effective मेडिकेशन यूज। यानी फार्मासिस्ट वो शख्स होता है, वो मेडिकल प्रोफेशनल होता है जो फार्मेसी को प्रैक्टिस करता है, और उसका एम क्या रहता है कि जो मेडिकेशन हेल्थ केयर सिस्टम में यूज होती है वो हमारा सेफ यूज हो और इफेक्टिव यूज हो। यानी सेफ यूज से रिलेशन ये है कि उससे कोई हमारा साइड इफेक्ट उत्पन्न ना हो, और इफेक्टिव मतलब अगर हम 50 mg ड्रग दे रहे हैं तो वो 50 mg काम करे, वो काम ना करने की स्थिति में ना हो। ठीक है, they have license to prepare and dispense medication involved in patient care, counseling and monitor outcome pursuant to a prescription from a licensed healthcare professional। यानी जो फार्मासिस्ट होते हैं उनके पास लाइसेंस होता है। जो भी कंट्री की हमारी फार्मा एसोसिएशन है, फार्मा काउंसिल है, वो लाइसेंस देती है फार्मासिस्ट को कि वो मेडिकेशन को प्रिपेयर भी कर सकते हैं और उसे डिस्पेंस भी कर सकते हैं मरीजों को। ठीक है, और प्रिपरेशन और डिस्पेंसिंग के साथ ये पेशेंट केयर में, उनकी काउंसलिंग में, और जो भी प्रिस्क्रिप्शन से पर्सुएंट आउटकम होते हैं यानी साइड इफेक्ट, अब न्यू टर्म में से फार्मा को विजिलेंस कहा जाता है, उसको भी ये फार्मासिस्ट देखते हैं। तो ये इनके एडिशनल वर्क है। ठीक है, और ये जो प्रिस्क्रिप्शन देखेंगे वो हमेशा लाइसेंस्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल के देखेंगे, यानी किसी झोला छाप डॉक्टर के ये कभी ना देखेंगे। जो भी मेडिकल प्रोफेशनल प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं वो खुद लाइसेंस्ड होना चाहिए, वो क्वालिफाइड होनी चाहिए इस चीज में कि वो दवाओं को प्रिस्क्राइब कर सके। ठीक है, और अगर क्वेश्चन आ गया, यहाँ 3 क्वेश्चन हमारे राइज हो सकते हैं। एपोथिकेरी किसे कहते हैं? तो एपोथिकेरी उसे हम कहते हैं जो पुराने जमाने में दवाओं को फॉर्मुलेट करता था और उसको डिस्पेंस करता था। नए जमाने में इनको हम फार्मासिस्ट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाए कि व्हाट इज हु इज फार्मासिस्ट,
और डिफाइन फार्मासिस्ट, तो आप ये वाली डिफिनेशन लिख सकते हैं, फार्मासिस्ट आर हेल्थ केयर प्रोफेशनल who practice in pharmacy, the field of health science focusing on safe and effective medication use। ठीक है, अब आगे आ जाए कि व्हाट इज द रोल ऑफ फार्मासिस्ट और व्हाट इज द वर्क ऑफ ए फार्मासिस्ट, यानी फार्मासिस्ट के रोल क्या होते हैं और उनके वर्क क्या हो सकते हैं। तो ये थर्ड पैराग्राफ आप आराम से लिख सकते हैं कि दे हैव लाइसेंस टू प्रिपेयर एंड डिस्पेंस मेडिकेशन involved in patient care, counseling and monitor outcomes pursuant to a prescription from a licensed healthcare professional। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम जानते हैं कि फार्मेसी प्रोफेशन के हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जानते हैं कि जो फार्मेसी प्रोफेशन का इवोल्यूशन है, यानी टाइम टू टाइम जो भी इनमें चेंज आए, उन्हें हम 5 हिस्टोरिकल पीरियड में बांटे हैं। कितने में बांटे हैं हम लोगों ने उसे? 5 हिस्टोरिकल पीरियड में बांटे हैं। सबसे पहले है एंशिएंट एरा, यानी बहुत पुराना एरा, जो 1600 एडी में टाइम जब से शुरू हुआ, यानी यह धरती जब से बनी उस समय से लेके 1600 एडी तक को एंशिएंट एरा कहते हैं। ठीक है, एम्पिरिक एरा, यानी 1600 एडी से लेके 1940 तक हम इसे एम्पिरिक एरा के नाम से जानते हैं। फिर हम आते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा पे, ये 1940 से लेके 1970 तक के जो भी युग है उसे इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा के नाम से जानते हैं। फिर फोर्थ पे हम आते हैं पेशेंट केयर एरा पे, यानी 1970 से लेकर अब तक जो भी सिचुएशन चल रही है उसे पेशेंट केयर एरा के नाम से हम जानते हैं, फार्मेसी प्रोफेशन से लेके। और पांचवा आता है एडवांस फार्मास्यूटिकल, बायोटेक्नोलॉजिकल एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग एरा, द न्यू हॉरिजॉन। इसमें फार्मास्यूटिकल जो भी हैं, जो भी ट्रेडिशनल होते थे जैसे टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, इसे हम न्यू नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की ओर ला रहे हैं, और जो फार्मास्यूटिकल्स हैं उनको हम एकदम मॉडर्न तरीके से दे रहे हैं। जैसे पहले पेशेंट से डोज रेजिमे जो होता था कि हर पेशेंट को दिन में 3 बार दवा लेनी होती थी, अभी भी होता है, तो कभी कभी पेशेंट जो है वो दवा लेना भूल जाता था। तो अभी नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में क्या सिस्टम है कि इसमें ऐसे नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का इजाद किया गया है जिससे इंसान के बॉडी में मेडिकल डिवाइस लगा के और उसके 6 महीना साल भर तक के डोजेस को बराबर प्रॉपर ढंग से पहुंचाया जा सकता है। तो ये एक न्यू हॉरिजॉन है हमारे फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर सिस्टम के लिए। बायोटेक्नोलॉजिकल, यानी जो वैक्सीन वगैरह आ चुकी हैं वो कभी हेल्थ केयर सिस्टम को बहुत ही इम्प्रूव कर रही हैं और फार्मेसी फील्ड से ही रिलेटेड है, तो इसे बायोटेक्नोलॉजिकल एरा भी बोल सकते हैं। और जेनेटिकल इंजीनियरिंग एरा, यानी जेनेटिक्स में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके इम्यून को बेहतर बनाना और बहुत सारी बीमारियों को प्रिवेंट कराना, ये भी इनमें शामिल है। ठीक है, अब आते हैं एंशिएंट एरा के बारे में। एंशिएंट एरा के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो एंशिएंट एरा में क्या होता था कि जनरली हम ये लिफ, अच्छा बैक स्लाइड में हम एक चीज भूल गए, उसमें अगर बैक स्लाइड में ये आ जाए कि डिफाइन द एराज ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, तो वो आपको 5 एरा डिफाइन करना है जो हमने पीछे अभी एरा देखा। ठीक है, तो एंशिएंट एरा में क्या होता था कि जनरली पेड़ से पौधों से पत्तियां तोड़कर और कुछ कीचड़, कुछ ठंडे पानी को मिला के एक सॉल्यूशन बनाया जाता था, और कहीं कट पीट हो जाए तो वहां पे लगा के ब्लीडिंग को रोक दिया जाता था, और किसी घाव वगैरह को भरने के लिए भी इस टाइप का यूज होता था। तो इस टाइप के एरा में हम एंशिएंट एरा बोलते हैं इस टाइप के एरा को, और ये बहुत ही बड़े लेवल पे यूज हुआ है। और 1400 एडी तो ठीक, लेकिन हमारे इंडिया में ये अभी तक, यानी पिछले दशक तक इस टाइप के जो भी क्या बोल सकते हैं ट्रेडिशनल मेथड बोलते हैं, इस टाइप के यूज हुए हैं। और अभी भी भारत के उन पिछड़े इलाकों में इस तरह के ट्रेडिशन यूज होते हैं। ठीक है, तो लीफ, मड और कूल वाटर से ब्लीडिंग रोक दी जाती थी और घाव को
बढ़िया कर दिया जाता था। ठीक है, चाइनीज एंशियंट एरा में चाइनीज एरा आता है जो 2000 बीसी तक काम किया था। ठीक है, इनके यहाँ हर्बल ड्रग और स्पिरिचुअल को मिला के दवाओं का बीमारियों का इलाज किया जाता था। यानी ये हर्बल ड्रग को लगाते थे और इनका स्पिरिचुअल जो सोच शक्ति है, स्पिरिचुअल इनका बिलीफ है, वो इतना स्ट्रांग रहता था कि दोनों मिलके इनके बीमारी को ट्रीट कर देते थे। उसके बाद दे और पोडोफाइलम जो हमारा हर्ब है, रूबार्ब है, जिनसेंग है, सिनेमोन है, ये सब न्यूट्रास्यूटिकल्स में भी आते हैं और कहीं ना कहीं ड्रग में भी आते हैं। तो इन सब का जो भी यूज शुरू हुआ, ये चाइनीज लोगों ने ही इसका यूज शुरू किया। तो बीतते वक्त के साथ ये उन लोगों ने तो उस समय शुरू करके कहीं ना कहीं अपनी बीमारियों में इससे मुनाफा पाया था, लेकिन आज इनका ये जो पोडोफाइलम, रुबार्ब, जिनसेंग, सिनेमोन और भी जितने भी मसाले टाइप के हर्ब होते हैं, तो इनका यूज हमारे और इनके यूज तो ठीक है, इनसे ड्रग एक्सट्रैक्ट करके हमारा जो भी फॉर्मुलेशन तैयार होता है, इसका क्रेडिट कहीं ना कहीं चाइनीज लोगों का जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लोग दो काम करते थे, हर्बल ड्रग के साथ स्पिरिचुअल बिलीफ भी रखते थे जो इनकी बीमारियों को ठीक कर देता था। उसके बाद हम लोग आते हैं इंडिया की तरफ 800 बीसी तक। जो इंडिया में बेसिक हीलिंग का तरीका था, वो हिंदू रिलीजन के हिंदू रिलीजन से निकल के आया है बेसिक। क्योंकि उस समय तक यहाँ का संस्कृति जो है वो हिंदुज्म कहीं ना कहीं था। तो हिंदुज्म से एक पद्धति निकली आयुर्वेदा की, तो वो यूज होती थी इंडिया में। ठीक है, और उपवेदास, अर्थवेद में अर्थवेद और उपवेदास में कहीं ना कहीं श्लोक लिखे हैं, वो सब सारी डिटेलिंग दी गई है यहाँ पे, किस टाइप से यूज होता था हमारा मेडिसिन सिस्टम और हर्ब सिस्टम। ठीक है, तो जो उपवेदास हैं, अर्थवेदा का एक सेक्शन है, वो अटैच है इन्हीं चीजों का। जैसे डिजीज के बारे में वो बताया है, उससे रिलेटेड इंजुरीज के बारे में उसने बताया, फर्टिलिटी के बारे में, सैनिटरी के बारे में और हेल्थ के बारे में। इन सब चीजों का जो वर्णन मिलता है वो अर्थवेदा के उपवेदास में मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी इंडियन संस्कृति की खूबसूरती रही है कि ये भी कंट्रीब्यूशन रहा है फार्मेसी और हेल्थ केयर प्रोफेशन में, जो अभी इसमें ये फायदेमंद पहुंचाती है। और आज भी आयुर्वेदिक एक चिकित्सा पद्धति है जिसके यूज से बहुत सारे बीमारियों का इलाज किया जाता है। और आयुर्वेदिक की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि उसके अंदर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे एंशियंट एरा में आप लोग, यहाँ क्वेश्चन आ सकता है कि जो चाइनीज लोग थे उसमें क्या यूज करते थे एंशियंट एरा में, जो ब्लीडिंग और घाव को भरने के लिए और ब्लीडिंग के लिए कौन से मेथड का यूज करते थे, तो उसका जवाब होगा कि लीफ मड और कूल वाटर को ये लोग मिक्स करके और इससे ब्लीडिंग भी रोकते थे और अपने घाव को भी भरते थे। ठीक है, डिफाइन अगर चाइनीज के बारे में पूछ लिया तो वहां हमें लिखना है कि हर्बल ड्रग के साथ स्पिरिचुअल इफेक्ट को यूज करते थे। ठीक है, और सबसे पहला अगर पोडोफाइलम, रुबार्ब, जिनसेंग, सिनेमोन का अगर यूज क्रेडिट किसी को जाता है यूज का, तो वो चाइनीज लोगों को जाता है। ठीक है, और अगर इंडिया के बारे में पूछे तो 800 बीसी तक का रिकॉर्ड है हमारे पास, और इसमें हम ये बताएंगे कि हिंदुज्म जो रिलीजन है, इंडिया का जो सिस्टम था मेडिसिन का, वो उसी पे डिपेंड था। ठीक है, अर्थवेदा का एक सबसेक्शन है उपवेद, वो डील करता है डिजीज, इंजुरी, फर्टिलिटी, सैनिटरी और हेल्थ के बारे में। तो अगर उपवेद या अर्थवेद के बारे में लिखने को आए तो ये वाली लाइन हम पूरा लिखेंगे कि उपवेद अ सबसेक्शन अटैच्ड टू द अर्थवेद इज आल्सो डील विद द डिजीज, इंजुरी, फर्टिलिटी, सैनिटरी एंड हेल्थ। ठीक है, अब आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आयुर्वेदा के बारे में बात करेंगे कि आयुर्वेदा जो है वो एंशियंट साइंस है जिंदगी जीने का, जो हस्तक्षेप करता है या डिटेलिंग देता है
जिंदगी जीने की थेरेपी के बारे में। ठीक है, आयुर्वेदा के अंदर हमारा योगा है, एक मेन योग है, जो हम योग से भी बीमारियों का इलाज करते थे, अभी भी करते हैं। डिफरेंट टाइप के आसन्स होते हैं जिन्हें करने से कई सारी बीमारियों का इलाज हो जाता है, और लेकिन स्लो प्रोसेस है। बट एक चीज बहुत ही अच्छी है कि इसमें जो बीमारी होते हैं वो जड़ से खत्म हो जाते हैं, बीमारी जड़ से खत्म हो जाते हैं। दूसरा इसमें यूज करते हैं, वो करते हैं एरोमा, यानी खुशबू का। जो भी खुशबू होती है, मतलब डिफरेंट टाइप के खुशबू सुंघा के डिफरेंट टाइप का इलाज करते हैं। इवन बुखार भगाने के लिए भी ये एरोमा का यूज करते हैं, तो ये भी एक इसका पार्ट है। ठीक है, उसके बाद होता है मेडिएशन, सॉरी मेडिटेशन होगा यहाँ पे। मेडिटेशन में क्या होता है कि वो मेडिटेट करके इंसानों को एक शांति माहौल में ले जाके बीमारियों का इलाज करते हैं। जेम्स, यानी डिफरेंट पत्थरों के यूज से, कि ये पत्थर जो है वो आपकी ये राशि को खोलेगा, ये ग्रह की दिशा को बदल देगा, तो इन सब चीजों से भी हम आयुर्वेदा में इलाज किया जाता है। ठीक है, एमुलेट्स यानी ताबीज वगैरह लटकाने को देते हैं, जो इंसानों का बिलीफ है, स्पिरिचुअल बिलीफ है कि ये सब ताबीज लटकाने से हमारे ये बीमारियों का खात्मा हो जाएगा। तो ये भी आयुर्वेदा का कभी ना कभी ये हमारा ये रहा है। ठीक है, हर्ब्स यानी डिफरेंट टाइप की पत्तियों को, और पत्तियों में ड्रग होते हैं, यानी ड्रग सब्सटेंस होते हैं जो किसी न किसी बीमारी को खत्म करते हैं या कम करते हैं या होने वाली बीमारी को प्रिवेंट करते हैं। तो ये हर्ब देकर भी आयुर्वेदा में ऐसे किया जा सकता है। उसके बाद आते हैं डाइट पे, यानी एक स्पेशल डाइट प्लान फॉलो करके कि क्या खाना है, कब कैसे खाना है। जैसे बीपी बढ़ने पे नमक कम, शुगर बढ़ने पे चीनी कम, तो इस टाइप की डाइट प्लान से भी बहुत सारी बीमारियों का इलाज होता है। एस्ट्रोलॉजी यानी ये तारों की दिशा और ग्रहों की दिशा के हिसाब से भी बीमारियों का इलाज करते हैं, और इसमें ये बताते हैं कि आपकी ये दिशा में ये चीजें हैं, बदलने से ये बीमारी हुई है, ग्रह की दिशा बदलेगी तो आपका बीमारी ठीक हो जाएगा। कलर से करते हैं, यानी इस कलर के कपड़े पहनिए, आपकी ये बीमारी सॉल्व हो जाएगी। ये कलर की इस कलर की पेंटिंग से ये बीमारी हील हो जाएगी। तो इस तरह की कहीं ना कहीं जो सिस्टम है वो आयुर्वेद में यूज होता है। उसके बाद है सर्जरी, यानी सर्जरी करके, जैसे कुछ बीमारी ऐसे होती हैं कि बिना सर्जरी के वो ठीक नहीं होती, तो उस सिचुएशन में सर्जरी करना ही पड़ता है। तो ऐसे सिचुएशन में सर्जरी करके हम बीमारी का इलाज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर है जो आयुर्वेद में यूज होता है पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, तो इन सारी चीजों का यूज हम लिख सकते हैं अगर क्वेश्चन आए कि कौन कौन सी जो डिफरेंट टाइप के ये हैं थेरेपी हैं जो यूज होते हैं आयुर्वेदा में लोगों को ट्रीट करने के लिए या होते थे। तो इसमें हम योगा, एरोमा, मेडिटेशन, जेम्स, एमुलेट्स, हर्ब, डाइट्स, एस्ट्रोलॉजी, कलर और सर्जरी का हम लोग डिटेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, द मेन पिलर ऑफ आयुर्वेदा आर चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और भागवता, यानी ये तीनों जो है वो किताब है आयुर्वेद में, जिसमें ऑल डिटेलिंग दी गई है आयुर्वेद थेरेपी की और सर्जरी की। डिफरेंट टाइप के मेडिसिन, सर्जरी, सब चीजों का ये जो है इसमें बखान दिया गया है। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और भागवता। तो अगर कोई पूछे तीन मेन पिलर जो हैं आयुर्वेदा के क्या हैं, तो आप लिख सकते हैं चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और भागवता। ठीक है, अब चरक संहिता के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि इसे कंपाइल और एडिट, यानी इसको इकट्ठा करके एडिट किया गया था महर्षि चरक के द्वारा। महर्षि चरक आयुर्वेद के एक बहुत बड़े ज्ञानी गुजरे हैं, आयुर्वेद में इनका बहुत ही कंट्रीब्यूशन रहा है। तो महर्षि चरक द्वारा ये जो है चरक संहिता, इसे कंपाइल किया गया था और एडिट किया गया था। और आगे आता है सुश्रुत संहिता, यानी सुश्रुत संहिता में जनरल मेडिसिन से रिलेटेड सारी चीजें हैं।
बहुत सारी चीजें हैं जो जनरल मेडिसिन को डिफाइन करती हैं, तो ये सुश्रुत संहिता में हमारी डिफाइन है। थियोफ्रेटस जो थे एक ग्रीक के फिलोसफर थे 300 बीसी में। इन्होंने प्लांट के बारे में, हर्ब के बारे में और श्रब के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ाई की। इसकी जो बेनिफिट्स है उसे बताया। बहुत सारे जो ये निकलते हैं, इसे कॉन्स्टिट्यूएंट निकलते हैं, इसके बारे में इन्होंने बताया। ठीक है, तो इन्हें फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। इन सब चीजों की वजह से, प्लांट, हर्ब, श्रब, इन सब चीजों की वजह से इन्हें फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। तो यहाँ भी एक क्वेश्चन राइज हो सकता है कि हु इज नॉन एज द फादर ऑफ बॉटनी, या नेम द फादर ऑफ बॉटनी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे थियोफ्रेटस। थियोफ्रेटस जो थे वो फादर ऑफ बॉटनी थे। ठीक है, सुश्रुत संहिता जो है वो जनरल मेडिसिन को कवर करता है, बहुत सारी डिटेलिंग है। चरक संहिता को जो कंपाइल और एडिट किया गया था वो महर्षि चरक द्वारा किया गया था। इन सब चीजों को आपको याद करना है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ग्रीक्स लोग जो थे, ग्रीक के जो लोग थे, वो दुनिया के पहले ऐसे लोग थे जो जिन्होंने फार्मेसी प्रोफेशन को पूरी दुनिया में क्या किया है, प्रमोट किया है, यानी बढ़ाया है। तो एक चीज, एक शब्द में ऐसे भी हम कह सकते हैं कि फार्मेसी प्रोफेशन का जो जन्म हुआ वो ग्रीक में ही हुआ। ठीक है, हाइपोक्रेट्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, हाइपोक्रेट्स का जो कार्यकाल रहा है वो 466 से लेके 377 BCE तक रहा है। ठीक है, हिपोक्रेट्स को फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत सारे क्लिनिकल मेडिसिन के बारे में बताया है। ठीक है, हिपोक्रेट्स स्टेबलाइज द बेसिक ऑफ क्लिनिकल मेडिसिन। बेसिक ऑफ क्लिनिकल मेडिसिन जो आज एंड इट इज प्रैक्टिस टुडे, जो आज क्लिनिकल मेडिसिन के जो बेसिक्स हैं, आज जो प्रैक्टिस की जाती है क्लिनिकल मेडिसिन, ये हाइपोक्रेट्स के द्वारा ही स्टेबलाइज किया गया था। ठीक है, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ मेडिसिन भी कहते हैं। ठीक है, he introduced numerous medical terms universally used by physicians including symptoms, diagnostics, therapy, trauma and sepsis। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे मेडिकल टर्म भी स्टेबलाइज किए जो आज के फिजिशियन द्वारा यूज किया जाता है। ठीक है, इनमें हमारे सिम्टम्स है, बहुत सारी बीमारियों के सिम्टम्स हैं, उनका डायग्नोसिस है, उनका थेरेपी है, उनका ट्रॉमा है और उनकी सेप्सिस है, यानी जो माइक्रोबियल ग्रोथ होती है उनसे रोकना है। ठीक है, फिर अरिस्टोटले का हमारा ये आता है, दौर आता है 384 से लेके 322 BCE तक। जो दौर था वो अरिस्टोटले का है। ठीक है, इन्हें एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का गॉड फादर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो मेडिसिन का कॉन्सेप्ट दिया वो सारे एविडेंस बेस्ड थे। तो इनको गॉड फादर कहा जाता है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन को लेकर। ठीक है, ये मेडिसिन के अलावा पॉलिटिक्स, साइकोलॉजी और इथिक्स के एक बहुत बड़े थिंकर गुजरे हैं। तो इसीलिए ये एक फिलोसफर थे कहीं ना कहीं, और मेडिसिन के दौर में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। कम टू नेक्स्ट स्लाइड। डियोक्राइट्स, डियोक्राइट्स का दौर आता है 40 से 80 AD का। ठीक है, ये ग्रीक फिजिशियन थे। ठीक है, जिन्हें फार्मा ऑफ ये ग्रीक फिजिशियन थे जिन्हें फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी भी कहा जाता है। ठीक है, फार्माकोग्नोसी बेसिकली नेचुरल प्लांट्स और हर्बल मेडिसिन से रिलेटेड होता है। तो इसीलिए इन्होंने बहुत सारे हर्बल मेडिसिन से रिलेटेड टर्म दिए, बहुत सारे थ्योरीज दिए, इनका इंट्रोडक्शन रहा उसमें, तो इन्हें फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी भी कहते हैं। ठीक है, इन्होंने 5 वॉल्यूम की एक किताब लिखी मेडिसिन और फार्मेसी पे, जिसे डी मैटेरिया मेडिका कहते हैं। ठीक है, और ये जो बुक था इसने ही फाउंडेशन रखा अदर बुक्स की जो मेडिकल प्रोफेशन में आज यूज की जाती है। तो मेडिसिन और फार्मेसी में जो सबसे पहला जो बुक लिखा गया वो डी मैटेरिया मेडिका के नाम से जाना जाता है। 5 वॉल्यूम में ये किताब लिखी गई थी और ये
डियोक्राइट्स के द्वारा लिखी गई थी और जिन्हें फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी कहते हैं। ठीक है, फिर गैलन का दौर आता है। गैलन जो है 131 से लेके 200 एडी तक का जो दौर रहा है वो गैलन का रहा है, और इन्हें ही दुनिया का पहला फार्मासिस्ट रिकॉग्नाइज किया गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि हु वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द फर्स्ट फार्मासिस्ट इन द वर्ल्ड, तो आप गैलन लिख सकते हैं वहां पे। ठीक है, जो दुनिया की पहली कोल्ड क्रीम थी वो गैलेन के द्वारा फॉर्मुलेट की गई थी, यानी एक प्रॉपर वे में, ऑफिशियल वे में जो कोल्ड क्रीम का फॉर्मुलेशन किया गया था वो पहले गैलेन के द्वारा किया गया था। ठीक है, प्लांट से गैलेन ने सबसे पहली बार प्लांट से कॉन्स्टिट्यूएंट निकाले जिनका कुछ थेरेप्यूटिक्स इफेक्ट था, यानी जो बीमारी में काम आ सकते थे। तो उस एक्सट्रैक्ट को गैलेनिकल्स कहा जाने लगा, और आज भी जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट प्लांट से निकलते हैं जिनका कुछ थेरेप्यूटिक वैल्यू रहता है, मेडिसिनल यूज रहता है, उसे गैलेनिकल्स कहते हैं। ये गैलेन के नाम के ऊपर नामकरण हुआ है। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे फार्मूला डेवलपमेंट किया ड्रग और मेडिसिन से रिलेटेड, और इन्होंने मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी दिए बहुत सारी चीज का, जैसे कोल्ड क्रीम हो गए और बहुत सारे दवाएं हो गए और कॉस्मेटिक से रिलेटेड चीजें हो गए। तो इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी गैलेन ने दिया। ठीक है, इनके वर्क को आज भी गैलेनिकल फार्मेसी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गैलेनिकल फार्मेसी क्या है? वो फॉर्मूला और मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो गैलेन द्वारा दिया गया फार्मास्यूटिकल फील्ड में, उसे हम गैलेनिकल फार्मेसी के नाम से जानते हैं। ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। 754 एडी में क्या हुआ? ठीक है, 754 एडी में फर्स्ट एपोथेकेरी यानी ड्रग स्टोर और फार्मेसी बगदाद में सेटअप हुआ। दुनिया का पहला जो फार्मेसी था वो बगदाद में सेटअप हुआ, जिसे एपोथेकेरी बोलते थे, लेकिन आज के दौर में उसे फार्मेसी स्टोर बोलते हैं या फार्मेसी शॉप बोलते हैं। तो पहला ड्रग स्टोर था, फार्मेसी था, वो बगदाद में सेटअप हुआ। ठीक है, रोमन एम्पायर के गिरने के बाद, आफ्टर द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर के गिरने के बाद फार्मेसी और मेडिसिन फील्ड का था जो डिवीजन, यानी जो सेक्टर था फार्मेसी और मेडिसिन का, वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहा है। ठीक है, इवॉल्व रहा है ये रोमन एम्पायर के गिरने के बाद। ठीक है, तो जो जर्मन इंपेरर थे फ्रेडरिक टू, उनका कहना था कि फार्मेसी जो है वो मेडिसिन से अलग होना चाहिए, क्योंकि फार्मेसी एक अलग फील्ड है जो ड्रग के फॉर्मुलेशन और उसके सिंथेसिस और उसके मोड ऑफ एक्शन और उसके साइड इफेक्ट को रीड करता है, और मेडिसिन कहीं ना कहीं डायग्नोसिस और उसके मिटिगेशन प्रिवेंशन के लिए काम करता है। तो इनका भी कहना सही था। ये जर्मन के एक राजा थे फ्रेडरिक टू, इनका कहना था कि फार्मेसी जो है वो मेडिसिन से अलग होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम दूसरे नंबर पे ये जो चीजें पढ़ रहे थे, ये हम पढ़ रहे थे एंशिएंट एरा में। ठीक है, अब हम आते हैं एम्पिरिक एरा में, जो 1600 से लेके 1940 तक रहा। ठीक है, 1645 से लेके 1751 ली मेरी दौर कहते हैं इसको। इसमें एक्सट्रैक्शन मेथड बहुत सारे डेवलप हुए और उस पर स्टडी किया गया और बहुत सारे एक्सट्रैक्शन मेथड खोजे गए। एक्सट्रैक्शन मेथड क्या होता है? जैसे कोई पत्ती में हमें एक ड्रग मिल रहा है, तो उस पत्ती से उस ड्रग को सिंथेसाइज करने के प्रोसेस को एक्सट्रैक्शन मेथड कहते हैं। जैसे हमें किसी फल में कोई हमें एक ड्रग मिल रहा है, एपीआई मिल रहा है, तो उस फल से हमारा जो एपीआई है उसे पाउडर फॉर्म या लिक्विड फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करने के मेथड जो होते हैं उन्हें हम एक्सट्रैक्शन मेथड कहते हैं। तो इस दौर में जो अल्कोहल, मेजोरिटी एक्सट्रैक्शन में अल्कोहल यूज हुआ, अल्कोहल का यूज करके हमने एक्सट्रैक्शन किया बहुत सारी चीजों का, पत्तियों से, छालों से, फलों से और उसके फ्रूट से, सीड से।
तो कहीं ना कहीं इसमें अल्कोहल इन्वॉल्व रहा। ठीक है। अब स्वीड लिनेशियस का दौर आता है 1707 से लेके 1778 तक। ठीक है। इसमें टैक्सोनॉमी में जो है वो प्लांट को क्लासिफाई किया गया और उसको बाइनोमियल सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया गया, यानी उसका नामकरण किया गया, नोमेनक्लेचर किया गया डिफरेंट टाइप के प्लांट से निकलने वाले प्रोडक्ट को और प्लांट्स को टैक्सोनॉमी में। तो इस दौर में ये मेन काम हुआ। ठीक है। उसके बाद 1821 में क्या हुआ, दुनिया का यूनाइटेड स्टेट का पहला फार्माकोपिया पब्लिश्ड हुआ। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि यूनाइटेड स्टेट का पहला फार्माकोपिया कब पब्लिश हुआ, तो याद रखिएगा 1821 में। ठीक है। और उसी साल 1821 में ही फिलाडेल्फिया यूनाइटेड स्टेट का एक शहर है, वहां पे यूनाइटेड स्टेट का पहला स्कूल ऑफ फार्मेसी को एस्टेब्लाइज किया गया है। ठीक है। 1852 में क्या हुआ, अमेरिका में फार्मेसी एसोसिएशन एस्टेब्लाइज हुआ विलियम प्रॉक्टर जूनियर के द्वारा। विलियम प्रॉक्टर जूनियर एक शख्स थे जिनके द्वारा फार्मेसी एसोसिएशन की बुनियाद रखी गई। ठीक है। और इन्होंने अपना बाकी जो भी एसोसिएशन के एस्टेब्लिशमेंट के बाद जितना भी वक्त इनके पास था, इन्होंने अपना पूरा टाइम और पूरा अटेंशन डिवोट कर दिया, यानी पूरी श्रद्धा के साथ लगा दिया। किस लिए? फार्मेसी प्रोफेशन के एडवांसमेंट के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। इसलिए इन्हें फादर ऑफ फार्मेसी भी कहा जाता है। तो विलियम प्रॉक्टर जूनियर को फादर ऑफ फार्मेसी कहा जाता है। याद रखिएगा, हु इज नोन एज द फादर ऑफ फार्मेसी? देन आंसर इज विलियम प्रॉक्टर जूनियर। Major role and contribution of pharmacist to science was in the area of chemistry. अब फार्मासिस्ट का जो मेजर रोल है वो एरिया ऑफ केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री में है, और ये होनी भी चाहिए क्योंकि ड्रग, डिफरेंट टाइप के जो ड्रग मिलते हैं वो क्या है? केमिकल सब्सटेंस है। जो ड्रग को सिंथेसाइज किया जाता है वो क्या है? केमिकल सब्सटेंस है। तो ये कहीं ना कहीं ये केमिस्ट्री के एरिया को सर्व करता है। लेकिन आजकल बायोटेक, जेनेटिक साइंस को भी फार्मेसी ने बहुत सारा योगदान दिया है, इस चीज से नकारा नहीं जा सकता। ठीक है। अब फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया में हम देखते हैं कि फार्मेसी प्रोफेशन का जो इंडिया में क्या हिस्ट्री रहा है और वक्त के साथ कैसे बदला। ठीक है। 1840 में पणजी में गोवा मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। ठीक है। पणजी में क्या किया गया? गोवा मेडिकल कॉलेज स्टेबलाइज हुआ 1840 में। 1841 में बंगाल डिस्पेंसेंट्री एंड एडिनबर्ग फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड। तो बंगाल डिस्पेंसेंट्री एंड एडिनबर्ग फार्माकोपिया पब्लिश हुआ 1841 में 41 में। तो ये शुरुआत थी फार्मेसी प्रोफेशन की, कि उसमें स्टैंडर्डाइजेशन मेथड, सिंथेसाइज मेथड और डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड लिखे थे मेडिसिन से लेकर। तो ये कहीं ना कहीं एक पहला स्टेप था प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी के को ऊपर उठने को लेकर इंडिया में। ठीक है। 1870 में बर्थ ऑफ फार्मेसी इन इंडिया हुआ, यानी इंडिया में फार्मेसी का बर्थ हुआ महाराष्ट्र स्टेट में, जिन्होंने फार्मेसी प्रैक्टिस में बच्चों को ट्रेंड करना शुरू हुआ और यहीं पे जन्म हुआ फार्मेसी का, जो इंडिया में फैलता गया। ठीक है। 1881 में बंगाल इंस्टीट्यूट की शुरुआत हुई, जिसमें स्टूडेंट को एज ए कंपाउंडर ट्रेन किया जाता था। तो यहाँ जो कंपाउंडर है ये क्लिनिक वाले कंपाउंडर नहीं है। इन कंपाउंडर से रिलेशन है कि जो हमारे ड्रग और मेडिसिन को कंपाउंड करके डिस्पेंस करे, तो वो कंपाउंडर यहाँ पे रिलेट है। तो 1881 में बंगाल इंस्टीट्यूट में बच्चों को कंपाउंडर के तौर पे ट्रेन करना शुरू किया गया। ठीक है। 1901 में क्या हुआ, बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स
कोलकाता में प्रोफेसर पीसी राय के द्वारा स्टेबलाइज किया गया 1901 में। ये सारे डेट्स जो है वो इम्पोर्टेंट है, आप याद रखेंगे। 1907 में एलेम्बिक केमिकल कंपनी वाज सेटअप इन बड़ोदरा बाय प्रोफेसर टीके गुजर। टीके गुजर के द्वारा एलेम्बिक केमिकल कंपनी की शुरुआत बड़ौदा में हुई, जो आज एलेम्बिक की बहुत सारी दवाएं आती हैं और एलेम्बिक एक बहुत ही जानी मानी कंपनी है। तो इस कंपनी की शुरुआत प्रोफेसर टीके गुजर के द्वारा किया गया था बड़ौदा में। बड़ौदा गुजरात में है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। 1930 में सेरा वैक्सीन एनेस्थेटिक एंड फ्यू सिंपल ड्रग प्रोडक्शन बिगन, यानी इंडिया में सेरा जो सीरम होते हैं, वैक्सीन और एनेस्थेटिक यानी जिनको बेहोश वगैरह करने के लिए यूज करते हैं, ये सिंपल ड्रग का प्रोडक्शन इंडिया में शुरू हो गया 1930 में, ठीक है। उसके बाद 11 अगस्त 1930 को क्या हुआ, इंडिया गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इशू किया जिसमें एक कमेटी अपॉइंट किया, जिसकी चेयरमैनशिप डॉक्टर लेट कर्नल RN चोपड़ा को दी गई। और इस कमेटी का मेन काम था कि ये भी जितने भी फार्मेसी से रिलेटेड प्रॉब्लम है इंडिया में उसको देखें, उसको रिकमेंड करें और उसका एनालाइज करके हमें बताए कि कैसे उसको ठीक किया जा सकता है, उसे एलिमिनेट किया जा सकता है। तो लेट कर्नल RN चोपड़ा के द्वारा चोपड़ा को लीडरशिप दी गई इस कमेटी की और 11 अगस्त 1930 को इसे इंडियन गवर्नमेंट ने फॉर्मुलेट किया, ठीक है। यूनाइटेड प्रोविंस फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन जो ब्रिटिश भारत में बना था, बाद में उसे इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है, उसे स्टेबलाइज किया गया 1935 में। 1935 में, ठीक है। 1937 में क्या हुआ कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो BHU बनारस में है, उसने बी फार्मा का पहला कोर्स शुरू किया प्रोफेसर महादेवा लाल सराफ के अंदर गाइडेंस में। और प्रोफेसर महादेवा लाल सराफ को ही फादर ऑफ फार्मेसी इन इंडिया कहा जाता है। आजकल फार्मेसी डे जो मनाया जाता है इंडिया में, तो फार्मेसी एजुकेशन डे वो इनकी ही बर्थ एनिवर्सरी पे मनाई जाती है। तो BHU में 1937 में सबसे पहले बी फार्मा कोर्स की शुरुआत हुई प्रोफेसर महादेवा लाल सराफ के गाइडेंस के अंदर, जिसे फादर ऑफ फार्मेसी इन इंडिया कहते हैं, ठीक है। इंडियन जर्नल ऑफ फार्मेसी 1939 में शुरू हुई, जिसे प्रोफेसर MM सराफ ने ही शुरू किया था, ठीक है। इंडियन जर्नल ऑफ फार्मेसी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आता है तीसरा, इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा, ठीक है। 1940 में क्या हुआ, ऑल इंडिया फार्मास्यूटिकल कांग्रेस एसोसिएशन स्टेबलाइज हुआ। इसका मेन काम था कि बहुत सारे फार्मेसी माइंडफुल पीपल्स को और उसके फिलोसफर्स को, उसके जो भी प्रोफेसर्स को इकट्ठा करके एक कांग्रेस कराई जाए और जो भी प्रॉब्लम है, जो भी चीजें हैं, उन पे बहुत ही गहरी डिस्कशन की जाए ताकि उन चीजों को रिफॉर्म करके एक नया दौर शुरू किया जाए फार्मेसी के अंदर, ठीक है। 1941 में ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड की स्थापना की गई। ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड जो भी था ड्रग से रिलेटेड या ड्रग में जो भी टेक्निक यूज होते हैं उससे रिलेटेड जो भी एडवाइस था वो गवर्नमेंट को देता था और अभी भी देता है, ठीक है। तो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड एक्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट हुआ 1941 में पार्लियामेंट से, ठीक है। और उसी साल सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी स्टेबलाइज हुआ कलकत्ता के अंदर, ठीक है। 1942 में क्या हुआ, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च वाज रजिस्टर्ड। साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च का काउंसिल था, उसे रजिस्टर कर लिया गया 1942 में। 1945 में क्या हुआ कि जो ड्रग एक्ट बना था हमारा, एक चीज यहाँ पे मिसिंग है, 1940 में हमारा ड्रग एक्ट बना था इंडिया में, तो उसके अंदर कौन कौन से रूल होंगे, यानी ड्रग को लेकर कौन कौन से रूल होंगे। अगर कोई ड्रग का सेल करता है, डिस्पेंस करता है, मैन्युफैक्चर करता है, तो उसके पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए, या फिर
ड्रग को कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाए, अगर कोई इलीगल तौर पे कर रहा है तो उसको कौन कौन सी सजा दी जाए, इन चीजों का जो रूल बनाया गया वो 1945 में हुआ। ठीक है, 1945 में ही क्या हुआ, गवर्नमेंट ने फार्मेसी बिल को पास किया। ठीक है, जिसका मेन मोटो ये था कि फार्मेसी एजुकेशन को इंडिया में स्टैंडर्डाइज किया जाए, यानी उसको बेहतर बनाया जाए। और 1946 में कर्नल आर एन चोपड़ा के अंडर में इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट पब्लिश हुई। ठीक है, इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट जो था वो बाद में इंडिया फार्माकोपिया के नाम से जानते हैं, आईपी के नाम से, वो 1946 में पहली बार कर्नल आर एन चोपड़ा के चेयरमैनशिप में ये हुई, स्टेबलाइज हुई या पब्लिश हुई, जिसमें डिफरेंट टाइप के ड्रग का सिंथेसिस मेथड, मोड ऑफ एक्शन और बहुत सारी चीजों का उस पर बखान है। 1948 में क्या हुआ, फार्मेसी एक्ट आया इंडिया में। फार्मेसी एक्ट में बहुत सारी चीजों का डिटेलिंग है, जैसे कोई फार्मेसी ओपन करना चाहे तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सी दवाओं को बेच सकता है, कौन कौन सी दवाएं हैं जो प्रिस्क्रिप्शन पे ही रिलीज होंगी, और कौन कौन सी चीजें हैं, और बहुत सारी डिटेलिंग है फार्मेसी एक्ट की जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, 1948 में इंडियन फार्माकोपियल कमेटी बना। इस कमेटी का काम क्या था कि आईपी यानी इंडियन फार्माकोपिया के को पब्लिश करना, उसको एडिट करना और उससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है उसको उसका सॉल्यूशन निकालना, और इंडियन फार्माकोपिया से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं ये कमेटी देखती थी। इसकी चेयरमैनशिप दी गई लेट डॉक्टर बी एन घोष को। ठीक है, 1949 में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी पीसीआई का स्टेबलाइज किया गया पीसीआई को। पीसीआई आज भी इंडिया की वाहिद बॉडी है जो फार्मेसी से हर मुद्दे का निवारण करती है, और फार्मेसी से रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं उनको एक ही काउंसिल देखती है, जिन्हें फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, इसका जो इसको जो स्टेबलाइज किया गया वो फार्मेसी एक्ट 1948 के अंदर स्टेबलाइज किया गया। 1954 में क्या हुआ कि एजुकेशन रेगुलेशन फोर्स में आया। ठीक है, 1954 में एजुकेशन रेगुलेशन फोर्स में आया, जिसमें डिफरेंट टाइप के एजुकेशन आए, उनके सिलेबस आए, उनका क्या क्रेडिट होनी चाहिए, उनके पास होने का क्राइटेरिया क्या है, उसमें एडमिट होने का क्राइटेरिया क्या है, अगर कोई आदमी उस एजुकेशन को पा लेता है, डिग्री और डिप्लोमा होल्डर है, तो आगे क्या जॉब प्रोस्पेक्टस है, आगे क्या एम है और आगे क्या ऑफर है, तो इन सब चीजों का उसमें एजुकेशन रेगुलेशन आया। ठीक है, ड्रग एंड मैजिक रेमेडी यानी ऑब्जेक्शनल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954 में ही पास हुआ। ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट में क्या होता है कि बहुत सारी चीजें होती थी कि बहुत सारे काला जादू से बीमारियों का इलाज किया जाता था, या कहा जाता था कि ऐसे करने पे इस बीमारी का इलाज हो सकता है। तो इस रेमेडी एक्ट में, ड्रग एंड रेमेडी एक्ट में, इसको एक कानूनी जुर्म माना गया था, और अभी भी ये एक्ट है। तो इस ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट के तहत अगर कोई काला जादू करते हैं या मैजिक करते पकड़ाता है, या ऑब्जेक्शनल एडवर्टाइजमेंट यानी ड्रग की एडवर्टाइजमेंट बंद है, अब जैसे कोई दवा धीरे धीरे काम करती है, या फिर कोई क्रीम है, कोई ऑब्जेक्शन करता है कि हमें कोई ये कहता है कि हम एक दिन में गोरा कर देंगे, लेकिन वो 2 महीने में भी गोरा नहीं कर सकती, तो इस ड्रग के एक्ट में बहुत सारे प्रावधान है ताकि उनकी सजा हो सके, और बहुत सारी चीजों पे जो इलीगल है उनका एक सॉल्यूशन निकाला गया। उसके तहत इलीगल चीज को इलीगल कहा गया, जो गलत चीज है उसको गलत करके उसमें प्रावधान दिया गया कि ये सजा हो सकती है। ठीक है, अब पीसीआई की बात जो आई, तो 15 नवंबर 1954 को ये बन गया आपका, 49 में बन गया पीसीआई, और 1954 यानी 5 साल बाद प्रोफेसर एमएल सराफ को फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पीसीआई घोषित किया गया, या चुना गया, इलेक्ट किया गया, इसका चुनाव होता है। तो प्रोफेसर एमएल सराफ जो थे वो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पीसीआई थे, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया थे। ठीक है,
उसके बाद 1954 में ही क्या हुआ, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड का स्थापना हुआ, जहां एंटीबायोटिक दवाएं बनाई जाती थी। ठीक है। इस हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड हाल को सेट करने के पीछे एक ही मोटो था कि भारत में एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाए। क्या किया जाए? इंक्रीज किया जाए। तो भारत में इसका जो प्रोडक्शन था उसको इंक्रीज करने के लिए हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड का 1954 में स्टेबलाइज्ड हुआ, इसे बनाया गया। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे कि 1955 में मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट पास किया गया, या फिर कह सकते हैं कि इसे एक रूप दिया गया। इसमें एक्सरसाइज ड्यूटी लगी हुई है कि कोई ड्रग इधर से उधर ले जाया जाता है तो उस पर कौन कौन सी एक्सरसाइज ड्यूटी लगाई जाएगी, ये सब चीजें इस मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट में लाया गया। तो आगे पढ़ेंगे अभी इसके बारे में कि कौन कौन सी चीजें हैं इसमें। ठीक है। 1955 में इंडिया का पहला इंडियन फार्माकोपिया जो था उसका पहला एडिशन पब्लिश किया गया 1955 में। ठीक है। और 1960 में क्या हुआ कि R&D यूनिट्स हैं, जो भी है रिसर्च और डेवलपमेंट यूनिट, इसमें क्या होता है कि कोई नए ड्रग पे रिसर्च किया जाता है कि ये ड्रग इस बीमारी के लिए फायदेमंद है कि नहीं, और फिर उसको कि बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल से होते हुए उसको मार्केट में एम्बेड किया जाता है, लाया जाता है। तो जो भी इंडस्ट्री की R&D यूनिट थी उनको नेशनल लेबोरेटरीज और एकेडमिया से लिंक कर दिया गया। यानी अब जो R&D की चीजें थी उस पे हमारे एकेडमिया यानी प्रोफेसर भी रिसर्च करने लगे और नेशनल लेबोरेटरीज भी रिसर्च करने लगी। इससे हुआ क्या कि जो रिसर्च हमारा 10 साल में होता था वो रिसर्च हमारा 2 से 3 साल में होने लगा। तो इससे कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में बेनिफिट होने लगा और जान भी बचाई गई। ठीक है। 1970 में इंडियन पेटेंट एक्ट को स्पेशल प्रोविजन दिया गया कि जो पेटेंट है मेडिसिन से रिलेटेड वो पेटेंट कराने में कुछ छूट दी गई, कुछ प्रोविजन दिया गया 1970 में। ठीक है। 1985 में नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट पास हुआ। नारकोटिक और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट क्या होता है कि जो भी आप नारकोटिक चीजें ले जाते हैं जिसमें निकोटीन वगैरह हो, या फिर साइकोट्रोपिक सब्सटेंस जो हमारे ब्रेन के फंक्शन को थोड़ा सा कुछ देर के लिए ही अल्टर कर देते हैं, तो इन सब चीजों का प्रोडक्शन, इनका मार्केटिंग, इनका कंजप्शन, इनको एक्सचेंज करना, ये पूरी तरह से प्रोहिबिट कर दिया गया और एक कानूनी जुर्म भी कर दिया गया। और जो लोग इस चीज को करते हैं उनके लिए सजा का प्रावधान किया गया। और अगर किसी किसी को इस चीज की खेती करनी है तो उसे लाइसेंस लेना होगा, रजिस्ट्रेशन लेना होगा, ऐसे ऐसे कई सारे नियम बनाए गए। ठीक है। 1985 से 1990 के बीच में क्या हुआ कि बहुत सारे नंबर में फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में सेटअप किए गए ताकि हम अपने यहाँ कंजप्शन होने वाली बीमारियों दवाओं का प्रोडक्शन हम खुद कर सकें, हम बाहर की कंट्रियों पे डिपेंड ना रह सकें, हम आत्मनिर्भर बन सकें। और आज ये कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं देन थी कि आज हम दुनिया के सबसे बड़े एंटीबायोटिक मैन्युफैक्चरर हैं और जेनरिक मेडिसिन मैन्युफैक्चरर हैं। दुनिया में बनने वाले हर 3 दवाओं में से एक दवा हिंदुस्तान का रहता है। तो ये अचीवमेंट थी हमारी। ये सारी चीजें जो हैं इन लोगों का कंट्रीब्यूशन था। 1985 से 1990 में जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप किए गए, ये देन थी इस आज के दौर में हमारे सक्सेस होने की। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब फार्मेसी एजुकेशन के ऊपर बात करते हैं इंडिया में। ठीक है। तो जुलाई 1937 में फार्मेसी एजुकेशन इंडिया में शुरू हो गया। ठीक है। एक मिनट। शुरू हो गया 1937 में। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ वो 9 मार्च 1949 को इसकी स्थापना हो गई।
और पीसीआई के स्थापना के पीछे मेन रीजन ये रखा था कि जो भी हमारे एजुकेशन हो और ट्रेनिंग हो फार्मेसी से रिलेटेड वो यूनिफॉर्म वे में हो, एक अच्छे वे में हो, और इसके पीछे रिफॉर्म की जाए, कुछ स्पेशल चीजें की जाए कि हमारी जो ट्रेनिंग सेशन है, जो एजुकेशन है, वो एक नए लेवल पे जा सके। ठीक है, तो और जो इंडिविजुअल लोग हैं उन्हें फार्मेसी प्रोफेशन में थोड़ी सी इंटरेस्ट भी दिलाई जाए, तो इस चीज के लिए भी हमारी पीसीआई का स्थापना हुआ था। ठीक है, अभी प्रेजेंट में जो फार्मेसी में कोर्सेस हैं वो बहुत सारी कोर्सेस हैं। पहला है डी फार्म यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी। डिप्लोमा इन फार्मेसी एक 2 साल का कोर्स होता है जो 12 के बाद कोई परस्यू कर सकता है, यह हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, कम्युनिटी फार्मासिस्ट बनने के लिए। और डी फॉर्म के बाद आप बी फॉर्म भी कर सकते हैं सिर्फ 3 साल में लेटरल एंट्री लेके। दूसरा कोर्स होता है बैचलर ऑफ फार्मेसी। बैचलर ऑफ फार्मेसी एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जिसका ड्यूरेशन है 4 साल। इसमें डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जो फार्मेसी फील्ड, क्लिनिकल फील्ड, रिसर्च फील्ड और इंडस्ट्री फील्ड में बहुत ही कारगर होते हैं। बी फार्म करने के बाद इंसान इंडस्ट्री में जॉब कर सकता है, रिसर्च लैब्स में जॉब कर सकता है, हॉस्पिटल में जॉब कर सकता है, मार्केटिंग एरिया में जॉब कर सकता है, या फिर अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकता है। ये 4 साल का कोर्स है। उसके बाद आता है एम फॉर्म, ये मास्टर ऑफ फार्मेसी या मास्टर इन फार्मेसी से बोलते हैं। ये 2 साल का कोर्स है जो बी फॉर्म के बाद किया जाता है। इसमें स्पेशलाइजेशन होता है या फार्मास्यूटिक्स की, फार्म केमिस्ट्री की, कोलॉजी की, फार्माकोलॉजी की, फार्माकोग्नोसी की, फार्मेसी प्रैक्टिस की, और डिफरेंट टाइप का स्पेशलाइजेशन होता है। ये एक रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम है जो जिसे करने के बाद इंसान आमतौर पे रिसर्च एरिया में या तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D में या फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट FND में जाता है और रिसर्च करता है, और जो भी फार्मास्यूटिकल्स हैं उनको और बेहतर बनाने के लिए इस पर रिसर्च करता है। उसके बाद है फार्म डी। ये मेनली जो है वो क्लिनिकल फार्मासिस्ट की कोर्स है जो 5 साल की होती है, और प्लस इसमें 1 साल हमारा इंटर्नशिप होता है, यानी टोटल जो ड्यूरेशन है वो 6 साल का ये कोर्स होता है। ठीक है, इसे क्लिनिकल फार्मासिस्ट के लिए बनाया गया था जो मेनली फार्माकोविजिलेंस वगैरह देखते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है PhD जो हाईएस्ट लेवल है फार्मेसी में। ये डॉक्टरेट डिग्री है जो मिनिमम 3 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 6 साल में इसे पाया जा सकता है। और इसके बाद इंसान प्रोफेसर, एसोसिएट और असिस्टेंट और उसके साथ सीनियर प्रोफेसर के पद पे भी काम कर सकता है, रिसर्चर बन सकता है, साइंटिस्ट बन सकता है और डिफरेंट काम कर सकता है। तो ये मेनली 5 कोर्सेस हैं जो अभी फार्मेसी एजुकेशन में इंडिया में चलते हैं। ठीक है, फार्मेसी एजुकेशन जो इंडिया में है वो कैसे पढ़ाया जाता है, वो ब्लेंड यानी मिक्स है थ्योरी और प्रैक्टिकल क्लासेस का, और उसके एग्जामिनेशन लिए जाते हैं, और उसके साथ कंपलसरी इंडस्ट्रियल या हॉस्पिटल ट्रेनिंग दी जाती है ताकि बच्चे समझ सके कि इंडस्ट्री में जो फार्मासिस्ट होते हैं वो कैसे काम कर सकते हैं या करते हैं, या हॉस्पिटल में जो फार्मासिस्ट होते हैं वो कैसे काम कर सकते हैं। जो बी फॉर्म है उसमें 1 महीने की और डी फॉर्म में 3 महीने की इंडस्ट्रियल या हॉस्पिटल ट्रेनिंग मैंडेटरी है जो बच्चे करके ये सीख सकते हैं। ठीक है, जो फार्मेसी प्रोफेशनल्स हैं उन्हें ये जान लेना चाहिए कि जो फार्मेसी प्रोफेशन है वो नेवर एंडिंग डिमांड, यानी ये डिमांड कभी खत्म ही नहीं हो सकती। ना दवाओं का कंजप्शन खत्म हो सकता है, ना फार्मासिस्ट की जो डिमांड है वो कभी खत्म हो सकती है इंडिया से और पूरे वर्ल्ड से। इसलिए ये नेवर एंडिंग प्रोफेशन है। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत में फार्मेसी प्रोफेशन को लेकर उसके ये अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं, जैसे PCI, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट PCI, हर स्टेट का अपना फार्मेसी काउंसिल होता है। ठीक है, तो हर ये भी काम करते हैं, MSTA भी, AICTE। ठीक है, ये सब जो भी प्रोफेशनल है उसके रेगुलेशन को, स्टैंडर्डाइजेशन को, उसके जो भी इथिक्स हैं उसको मेंटेन करने के लिए ये सब जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो काम करती हैं। ठीक है,
जो एजुकेशन है भारत में, फार्मेसी एजुकेशन, वो मेनली दो ही ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। पहला है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसे फार्मेसी एक्ट 1948 में बनाया गया था। दूसरा है AICTE यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जिसे AICTE एक्ट 1987 में बनाया गया था। ये दोनों जो है फार्मेसी एजुकेशन को इंडिया में रेगुलेट करती हैं और चलाती हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो 1930 में जो है 1930 में जो है कलकत्ता में फर्स्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी स्टेबलाइज हुआ था, जिसे बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स के नाम से जानते हैं। ठीक है। जो 1970 में हम देखें तो नॉन एग्जिस्टेंट था, जो भी फार्मास्यूटिकल मार्केट था इंडिया में वो ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट था। ठीक है। लेकिन बढ़ते समय के साथ इंडिया ने जो इम्पोर्टेंस है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री डोमेन है फार्मास्यूटिकल फील्ड में, वो इंडिया ने गेन कर लिया बीतते वक्त के साथ। ठीक है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है, इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, वो वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी है वॉल्यूम में, और वैल्यू में 14वें सबसे बड़ी है वॉल्यूम में, जो इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। ठीक है। जो अभी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है इंडिया में, उनका वैल्यू $50 बिलियन डॉलर है। $50 बिलियन उनकी करंट वैल्यू है इंडिया की फार्मास्यूटिकल एजुकेशन की। ठीक है। इंडिया जो है वो फार्मास्यूटिकल्स का मेजर एक्सपोर्टर्स है। मेजर से यानी बहुत ही ज्यादा पूरे वर्ल्ड को हम दवाएं देते हैं। 200 से ज्यादा कंट्री में इंडिया अपना फार्मा सप्लाई एक्सपोर्ट करता है, जिसमें मेडिसिन हैं, सर्जिकल्स हैं और फार्मा रिलेटेड जितनी भी चीज है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 200 से ज्यादा देश में इंडिया अपना जो भी फार्मेसी से रिलेटेड अपनी मेडिसिन है, सेरा है, वैक्सीन है, वो एक्सपोर्ट करता है। आप अंदाजा लगाइए कि सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में अगर मेडिसिन की खपत जो है 125 करोड़ जनता को है, तो 200 कंट्री में इसकी इम्पोर्टेंस कितनी होगी। तो इंडिया 200 से ज्यादा कंट्री में फार्मास्यूटिकल्स को सर्व करके इंडिया का मेजर एक्सपोर्टर्स में एक है, या टॉप एक्सपोर्टर भी कह सकते हैं। इंडिया जो है अफ्रीका में जो 50% जेनरिक मेडिसिन जाती है, 50% जो अफ्रीका में जेनरिक मेडिसिन जाती है वो इंडिया से सप्लाई होती है, इंडिया से सप्लाई होती है 50%। और 40% जो जेनरिक मेडिसिन यूएसए में जाती है, यूनाइटेड स्टेट में, वो भी इंडिया से सप्लाई होती है। और यूके में 25% जो दवाएं हैं वो इंडिया की है। यानी अफ्रीका में हर 2 जेनरिक मेडिसिन में से एक जेनरिक मेडिसिन इंडिया की है। ये यूएस में हर 10 मेडिसिन में 4 मेडिसिन इंडिया की है, और यूके में हर 4 मेडिसिन में, चाहे वो जेनरिक हो, प्रोप्राइटरी हो या ब्रांड हो, हर 4 मेडिसिन में एक मेडिसिन इंडिया की है। आप अंदाजा लगा सकते हैं हिंदुस्तान के पावर का यहाँ पे। ठीक है। इंडिया जो है 60% ग्लोबल वैक्सीन डिमांड को पूरा करता है। 60% यानी दुनिया में जितनी भी वैक्सीन है उसका 60% सिर्फ इंडिया देता है। और इंडिया सप्लायर है, लीडिंग सप्लायर है, यानी बड़े सप्लायर्स हैं डीबीटी वैक्सीन का, बीसीसी वैक्सीन का और मीसल्स वैक्सीन का। ठीक है। और WHO का जो वैक्सीन होता है, इसेंशियल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, जो टाइम टाइम चलते रहते हैं, जैसे पल्स पोलियो प्रोग्राम में WHO का भी बहुत सारा कंट्रीब्यूशन रहा हमारे इंडिया में। तो इन 70% जो भी वैक्सीन WHO यूज करता है वो इंडिया का यूज करता है। आप अंदाजा लगाइए 70% WHO जो वैक्सीन यूज करता है वो इंडिया से सोर्स होते हैं, यानी इंडिया से जाते हैं। ठीक है। इंडिया के जो टॉप 10 फार्मास्यूटिकल कंपनी है, तो सबसे पहले नंबर पे आता है सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लिमिटेड, जिसे सन फार्मा कहते हैं। औरोबिंदो फार्मा दूसरे नंबर पे, डॉक्टर रेड्डीज लैब तीसरे नंबर पे, सिप्ला चौथे नंबर पे,
जाइडस लाइफ साइंस 5वें नंबर पे, लुपिन 6ठे नंबर पे, ग्लेनमार्क फार्मा 7वें नंबर पे, एल्केम लेबोरेटरीज 8वें नंबर पे, बाइकॉन 9वें नंबर पे और टोरेंट फार्मा 10वें नंबर पे। ये 10 टॉप फार्मास्यूटिकल कंपनी है इंडिया का, रेवेन्यू के हिसाब से भी और मार्केट कैप के हिसाब से भी। अब देखते हैं कि फार्मेसी एज ए कैरियर हम कैसे बना सकते हैं, फार्मेसी के अंदर हम कैरियर कैसे बना सकते हैं। ठीक है, फार्मेसी का जो स्कोप है वो कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन में है, यानी हम मेडिसिन को कंपाउंड भी कर सकते हैं और उसको डिस्पेंस भी कर सकते हैं। और आजकल तो क्लिनिकल सर्विस और ड्रग इंफॉर्मेशन को बढ़िया मैनर में लोगों को बताना ये भी फार्मासिस्ट का काम हो गया है। ठीक है, एक फार्मेसी एक ऐसा कैरियर ऑप्शन है जो कभी पीछे जा ही नहीं सकता। तो ये कहीं ना कहीं एक कैरियर ऑप्शन है जो पीछे नहीं जा सकता, फ्रंट लीडिंग है जिसमें जॉब हमेशा ही रहेगी। लेकिन आजकल जो है फार्मा ग्रेजुएट्स के लिए स्काई इज लिमिट, यानी आजकल जो है अपॉर्चुनिटी लिमिटेड हो गई है। क्यों? क्वालिफिकेशन की वजह से, जैसे किसी पोस्ट के लिए मास्टर्स, कुछ लोग हैं जो मास्टर्स किए हैं, कुछ लोग हैं जो पीएचडी किए हैं, तो पीएचडी वालों को ज्यादा वैल्यू दी जाएगी, तो इसलिए क्वालिफिकेशन को लेकर कुछ ना कुछ फार्मा ग्रेजुएट्स के लिए स्काई लिमिट आई है। टैलेंट और एक्सपीरियंस, टैलेंट मेन चीज है अगर कहीं भी नौकरी करनी है उसके लिए। ठीक है, तो टैलेंट और एक्सपीरियंस को लेकर भी स्काई लिमिट लग गया है, पर फिर भी न्यूमरस एवेन्यू है फार्मा प्रोफेशनल के लिए। फार्मा प्रोफेशनल के लिए बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी, आप माने या ना माने, बस आपको जरूरत है टैलेंट की, स्किल की और थोड़ी सी एक्सपीरियंस की। जो भी फार्मेसी कोर्स में क्वालिफाइड होते हैं इंडिविजुअल, उनको इंडस्ट्री में, एकेडमिक्स में, हॉस्पिटल में, रिसर्च इंडस्ट्री में और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बहुत सारे जॉब मिल सकते हैं और मिलते भी हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब फार्मासिस्ट का वर्क अपॉर्चुनिटी देख लेते हैं, वर्क एरिया। सबसे पहले देखते हैं प्रैक्टिस में। तो प्रैक्टिस में सबसे पहले आता है कम्युनिटी, यानी आप मेडिकल स्टोर खोल के किसी कम्युनिटी को सर्व कर सकते हैं, किसी सोसाइटी को, किसी एरिया को सर्व कर सकते हैं एज ए कम्युनिटी फार्मासिस्ट। दूसरे नंबर पे आता है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, यानी आप हॉस्पिटल में फार्मा से रिलेटेड, ड्रग से रिलेटेड, ड्रग इंफॉर्मेशन और ड्रग के साइड इफेक्ट को भी मॉनिटर कर सकते हैं, उसको बहुत सारी उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे सकते हैं और हॉस्पिटल फार्मासिस्ट वर्क कर सकते हैं। तीसरा जो है वो क्लिनिकल फार्मासिस्ट का है। क्लिनिकल फार्मासिस्ट का रोल क्या रहता है? मेनली रोल है कि जो एडमिटेड पेशेंट हैं, जो क्लिनिक में पेशेंट हैं, उनमें ड्रग का जो भी मोड ऑफ एक्शन हो या जो भी ड्रग काम कर रहा है उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं और क्लिनिकल लेवल पे देखते हैं कि कहीं उन्हें कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहा। अगर साइड इफेक्ट आता है तो उस पर भी काम करते हैं। इंडस्ट्री लेवल पे इंसान प्रोडक्शन में जा सकता है। जैसे हम देखते हैं कि टैबलेट का मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो टैबलेट का जो इंग्रेडिएंट्स हम लाते हैं, ठीक है, हम कहाँ से लाते हैं इंग्रेडिएंट्स? वेयर हाउसिंग से। तो ये वेयर हाउसिंग से इंग्रेडिएंट्स को लाना, कितने अमाउंट में, क्या एपीआई लगेगा, क्या एक्सीपेंट्स लगेगा, तो इन सब चीज़ों को मिक्स करना, फिर कॉम्प्रेस्ड करना, पैकेजिंग करना, उसकी लेबलिंग करना, उसकी डिफरेंट टाइप की टेस्टिंग करना। तो आईक्यू एसी जो भी होता है उसमें टेस्टिंग करना, तो ये सब चीज़ प्रोडक्शन के ऊपर आते हैं। उसके बाद आता है क्वालिटी एश्योरेंस, यानी जो भी डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड वर्क होता है वो क्वालिटी एश्योरेंसेस में होता है। तो क्वालिटी एश्योरेंस में हम डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वर्क कर सकते हैं और उसके क्वालिटी को एश्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो और तीसरा जो है इंडस्ट्री में वो आर एन डी का आता है। ठीक है, आर एन डी में हम बल्क ड्रग हो गया, आर एन डी भी दो तरह की होती है। आप सुनिए, बल्क ड्रग में क्या होता है कि किसी पेड़ पौधे से हम कैसे एक्सट्रैक्ट करें, सिंथेसाइज करें ड्रग को, तो बल्क ड्रग में हम उस ड्रग का यूज फिर क्लिनिकल ट्रायल्स में देखते हैं, तो ये सब चीजें आर एन डी में आती है। दूसरा होता है फॉर्मुलेशन, कौन से फॉर्मुलेशन में, डोजेस फॉर्म में हम डेवलप करें उन दवाओं को कि वो पेशेंट कन्विंस्ड हो, पेशेंट में आराम से जाए,
और वो सब जितने भी ये सब चीजें हैं, ड्रग हैं, वो बॉडी में जाके इफेक्टिव हो। तीसरा आता है, चौथा आता है क्वालिटी कंट्रोल का, इंडस्ट्री के अंदर ही। इसमें हम जो भी ड्रग है उसकी चेकअप करते हैं, बराबर से एपीआई है कि नहीं, कुछ कम तो नहीं है, जो भी टैबलेट है सब बराबर है कि नहीं, कोटिंग सही से चढ़ी है कि नहीं, ये सब चीजें क्वालिटी कंट्रोल में होती है। फिर पैकेजिंग होता है। अब जो टैबलेट बन गया उसकी पैकेजिंग होती है, प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग, टर्शियरी पैकेजिंग। तो इन सब पैकेजिंग भी इंडस्ट्री में होती है। रेगुलेटरी, यानी जो भी दवाएं हम बना रहे हैं वो हमारे देश की जो संस्था है जिसने कानून बना रखे हैं दवाओं से रिलेटेड, वो उसको मीट कर रही है कि नहीं, कानून के बियॉन्ड तो नहीं जा रहा, कोई मेडिकेशन फॉर्मुलेशन, ये सब चीज रेगुलेटरी में देखते हैं। और आखिरी आता है सेल्स मार्केटिंग। सेल्स मार्केटिंग में अब दवा तो प्रोडक्शन हो गया, उसका बन गया, अब उसकी बिक्री है, डॉक्टर उसे लिखेगा कि नहीं लिखेगा, दवा मार्केट में वो बिकेगी कि नहीं, ये सेल्स मार्केटिंग में आता है इंडस्ट्री में। तो ये इंडस्ट्री में ऑप्शन है, कैरियर ऑप्शन। उसके बाद अदर ऑप्शन क्या है आपके एकेडमिक्स में। एकेडमिक्स में आप जाके या तो टीचिंग कर सकते हैं, प्रोफेसर बन के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, या रिसर्च कर सकते हैं। उसके बाद क्लिनिकल रिसर्च, जो भी दवा बनती है उसका क्लिनिकल ट्रायल होता है बहुत सारी चीजों पे, वॉलेंटियर्स पे, अफेक्टेड लोगों पे, और उसके बाद मार्केट में भी उसका ट्रायल होता है। तो ये क्लिनिकल रिसर्च में आप जा सकते हैं। रेगुलेटरी में आप जा सकते हैं, क्लिनिकल रिसर्च के रेगुलेटरी में कि जो हम कर रहे हैं वो सरकार के बनाए कानूनों के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके सिवा और बहुत सारे फार्मासिस्ट के जॉब अपॉर्चुनिटी है। आप एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं फार्मा के क्षेत्र में, अपनी दुकानें खोल सकते हैं, अपना कंपनी ओपन कर सकते हैं, अपनी होलसेलिंग कर सकते हैं। इसके साथ बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी है जो यहाँ पे नहीं दी गई है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, फार्मेसी प्रैक्टिस के बारे में। ठीक है, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के बारे में जानते हैं। ठीक है, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि जो भी दवाओं का स्टॉक है उसको कंट्रोल करना, उसको स्टोर करना, और देखना कि कौन सी दवा घट गई है तो फिर उसकी ऑर्डर लगाना, और जो भी फाइनेंशियल बजट है उसमें उसको लेबल करना कि हमें कितने पैसों की जरूरत है दवा खरीदने के लिए, कितना फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ, अकाउंट कीपिंग फॉर डिस्पेंसरी, मतलब ये सब सारी चीजें जो भी है मेडिसिन से रिलेटेड हॉस्पिटल में, वो सारी जिम्मेदारी एक हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की होती है। ठीक है, कम्युनिटी फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी क्या होती है। कम्युनिटी फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी ये होती है कि जितनी भी जो भी प्रिस्क्रिप्शन आए, डॉक्टर ने लिखा उससे दवा निकाल के दे देना, या फिर जो पब्लिक ओटीसी मेडिकेशन मांगती है। ओटीसी मेडिकेशन क्या होता है कि जिसकी इफिकेसी बहुत कम होती है और उसे बिना प्रिस्क्रिप्शन के दे दिया जाता है लोगों को, जैसे पैरासीटामोल हो गया और कुछ पेन किलर्स वगैरह हो गए। तो ये सब ओटीसी मेडिकेशन में आते हैं। तो ये चीज लोगों को दे दी जाती है और थोड़ी सी इफेक्टिव होती है। तो इन सब चीजों को जो दी जाती है पब्लिक को, तो ये भी ओटीसी मेडिकेशन में आती है। ये कम्युनिटी फार्मासिस्ट का काम है। ठीक है, और जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको देखना कि डॉक्टर ने दवा जो लिखा है वो कहीं रिएक्ट तो नहीं कर रही, जो ये तो नहीं हो रहा, कॉन्ट्राडिक्शन तो नहीं हो रहा, दो दो दवा मिलके कोई साइड इफेक्ट तो कॉज नहीं कर रही, कुछ अल्टर इफेक्ट तो कॉज नहीं कर रही। तो ये सब चीजें हैं। ठीक है, और प्रिस्क्रिप्शन से सही दवा निकालना, सही डोज, सही इंग्रेडिएंट वाली दवा निकाल के पेशेंट को बताना कि ये दवा कितने टाइम लेनी है, आपको कैसे लेनी है, खाने से पहले, खाने के बाद, या फिर कितने अमाउंट में लेनी है, ये सब चीज कम्युनिटी फार्मासिस्ट की है। ठीक है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी क्या होती है कि जितने भी मेडिकेशन थेरेपी और पेशेंट आउटकम्स होते हैं, मान लीजिए कि साइड इफेक्ट्स, जो भी ड्रग से रिलेटेड साइड इफेक्ट होते हैं वो क्लिनिकल फार्मासिस्ट उससे इंश्योर करते हैं। फिर प्रोडक्शन में क्या होता है, मैंने पहले ही बता दिया कि प्रोडक्शन में जो भी कंपनी में दवा बनाए जाते हैं वो उसमें लाइफ सेविंग मेडिकेशन भी होते हैं, तो उन सब का जो भी एक्यूरेसी है और ये सब इफेक्टिवनेस इंश्योर करना है। ठीक है, बहुत सारे फार्मेसी ग्रेजुएट इसी प्रोडक्शन में काम करते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन में हमें अ लॉट ऑफ नंबर ऑफ फार्मेसी ग्रेजुएट चाहिए, और इंडिया में बहुत स्लो प्रोसेस है फार्मेसी ग्रेजुएट्स को निकालने का। तो प्रोडक्शन में अगर फार्मेसी ग्रेजुएट जाते हैं तो ये हर चीज को मेजर करेंगे
और ये जाते भी हैं प्रोडक्शन में। अ लॉट ऑफ मेजोरिटी ऑफ फार्मेसी ग्रेजुएट वर्क इन दिस पार्टिकुलर डोमेन, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस में हमने बता दिया कि टेस्ट कंडक्ट करके उसकी सेफ्टी और एफिकेसी का जांच करना, ठीक है। प्रोडक्शन प्रोसेस के बीच में भी होता है और दवा बन जाने के बाद भी होता है। पैकेजिंग में कौन से कंटेनर हम यूज करेंगे कि वो ड्रग सेफ्टी के लिए यूज होगा, और इसमें सेकेंडरी प्राइमरी पैकेजिंग आता है, जो ड्रग पत्ते में पैक होता है उसे प्राइमरी कहते हैं। फिर उसे कार्टन में डाला जाता है, बॉक्स में, उसे सेकेंडरी कहते हैं। और फिर उसे एस्टेट में डाला जाता है, उसे टर्शियरी कहते हैं। तो ये सब पैकेजिंग में कौन कौन से मटेरियल वगैरह यूज होंगे, ये पैकेजिंग डिपार्टमेंट अपना संभालता है। फिर आता है सेल्स एंड मार्केटिंग, ठीक है। हमारा जो भी बन गया दवा, उसकी सेल्स मार्केटिंग कैसे होगी, तो इसमें मार्केटिंग के बंदे ट्रेंड किए जाते हैं, प्रोफेशनल प्रमोट किए जाते हैं, जो डिफरेंट हेल्थ केयर प्रोफेशनल से मिलते हैं, उन्हें अपनी दवा के बारे में बताते हैं और बताते हैं कि हमारी दवा ऐसे है, ताकि वो उसे प्रिस्क्राइब करे और मार्केट में वो चले। रेगुलेटरी अफेयर रिलेटेड है, वही कानून जो बना है उससे सेफ्टी और इफिकेसी ड्रग की जो है वो मीट कर रही है कि नहीं रेगुलेशन से, और उसका जो अप्रूवल है, कंप्लायंस है और एक्यूरेसी लेबलिंग है, ये सब सारी सारी चीजें रेगुलेटरी अफेयर में आती है। फार्माको विजिलेंस जो है वो वही है, ड्रग सेफ्टी जो है वो पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस में होता है। जैसे हमने कोई दवा क्लिनिकल ट्रायल 3 के बाद क्लिनिकल ट्रायल 4 में फार्माकोविजिलेंस में चला दिया मार्केट में, तो उसको हम उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं और एडवर्स इवेंट को रिपोर्ट करते हैं और देखते हैं कि किस वजह से ये रिपोर्ट है या नहीं। अभी कोरोना वैक्सीन का जो फार्माकोविजिलेंस में ही वो पकड़ा गया कि इसका साइड इफेक्ट आ रहा है, थ्रोम्बोसाइटोसिस हो जा रहा है लोगों को, तो ये सब चीजें फार्माकोविजिलेंस में ही आती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो R&D साइंटिस्ट होते हैं और रिसर्चर्स होते हैं, वो नए ड्रग को डेवलप करते हैं या फिर नए फॉर्मुलेशन को डेवलप करते हैं, ठीक है। साइंटिफिक इंक्वायरी और एक्सपेरिमेंटल इसी रिसर्च और डेवलपमेंट का काम है। गवर्नमेंट जॉब में आप आ सकते हैं, रेलवे में, नेवी में, आर्मी में, जो भी जो है आपकी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकलते रहती है, जो आप इन सेक्टर्स में काम कर सकते हैं। स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे भी आपकी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी निकलती रहती है। ड्रग इंस्पेक्टर का एक जॉब है जो बेहतर ऑप्शन है फार्मेसी ग्रेजुएट्स के लिए, जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी को कंट्रोल करता है। ड्रग इंस्पेक्टर क्या करता है कि जो भी दवा से रिलेटेड किसी क्षेत्र में उसे प्रभार दे दिया जाता है कि आपको दवा से रिलेटेड जो भी इफिकेसी है और स्टैंडर्ड है वो मेंटेन करना है, और वो उसे मेंटेन करता है। ये एक इलाइट जॉब है, ठीक है। फिर आता है बिजनेस का ऑप्शन, यानी हम अपना रिटेल का या हम अपना ये होलसेल का बिजनेस कर सकते हैं या फिर अपना कंपनी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज बिजनेस के अंदर आता है। एकेडमिक्स में आप प्रोफेसर हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, लेक्चरर हो सकते हैं, लैब असिस्टेंट हो सकते हैं, लैब हेड हो सकते हैं यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के अंदर। तो ये एकेडमिक्स में आता है, ठीक है। फिर आप कंसल्टेंसी खोल सकते हैं, जैसे फार्मेसी कंपनियां हैं तो कभी ना कभी कंसल्टेंसी लेती हैं फार्मासिस्ट से कि ये चीजें सही रहेंगी या गलत रहेंगी, या हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है या गवर्नमेंट एजेंसी है तो टाइम टाइम पे कंसल्टेंसी लेती रहती है। कंसल्टेंट आप एक बन जाए और लोगों को बताएं जो भी उन चीजों के सवाल हो जवाब हो, तो इससे भी आप अर्न कर सकते हैं। तो कंसल्टेंट क्या करता है कि ड्रग डेवलपमेंट, रेगुलेटरी कंपाइल्स और हेल्थ केयर स्ट्रेटजी के लिए एक प्लान जो है वो देता है लोगों को कि ये सब चीजें सही है, ये सब चीजें गलत है, इन सब चीजों को लेकर प्लान देता है। क्लिनिकल रिसर्च में आप रिसर्चर बन के जो डाटा गैदर करते हैं, नए ड्रग बना तो उससे रिलेटेड जितने भी डाटा है उनका एक्सपेरिमेंट है, तो ये क्लिनिकल रिसर्च के अंदर आता है। आप क्लिनिकल रिसर्चर बन के ये सब वर्क कर सकते हैं। ये जब भी वर्क करते हैं तो किसी एमबीबीएस के साथ करते हैं, एक डॉक्टर, एक फार्मासिस्ट, एक क्लिनिकल रिसर्चर, ये सब लोग मिल के ये काम करते हैं। अब आता है एंटरप्रेन्योर का काम। एंटरप्रेन्योर का काम है मतलब एक फार्मेसी या हेल्थ से रिलेटेड कोई कंपनी खोलना या कोई ऐसा इनोवेशन करना जो हमारे हेल्थ केयर सर्विस, ड्रग डिलीवरी और हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी के लिए बेहतर हो। इसके बाद आप अपनी कंपनी खोल के उसकी पेटेंट लेके आप एज ए एंटरप्रेन्योर उसे शुरुआत कर सकते हैं।
ठीक है। अब आप ग्रेजुएशन के बाद क्या कर सकते हैं कि फर्दर स्टडी के लिए आप आगे जा सकते हैं, जैसे मास्टर्स कर सकते हैं आप फार्मेसी में, पीएचडी कर सकते हैं, या फिर स्पेशलाइज सर्टिफिकेशन लेके डिफरेंट फार्मेसी में अलग अलग जॉब पे आप काम कर सकते हैं। ठीक है। फार्मास्यूटिकल रिसर्च एकेडमी और स्पेशलाइज क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी आजकल बहुत ही सर्टिफिकेशन कोर्स आ गए हैं, जिससे करके आप एक बेहतर वर्क कर सकते हैं। ठीक है। ये अपॉर्चुनिटी देता है आपको, डिफरेंट स्टडी आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप एक्सपर्टाइज लाइए अपने अंदर और अपने फील्ड के अंदर लीडरशिप क्वालिटी तैयार करके आप खुद लीडर बन जाइए, एज ए मैनेजर, एज ए प्रिंसिपल साइंटिस्ट, एज ए एचओडी, डीन ऑफ अ कॉलेज। ये सब चीजें इससे रिलेटेड होती हैं। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आते हैं हम फार्माकोपिया पे, इस पे थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। फार्माकोपिया, फार्माकोपिया जो है वो भी ग्रीक वर्ड से निकला है। फार्माकॉन मतलब होता है ड्रग, और पोइयो मतलब होता है मैक, पोइयो यहाँ पे लिखा है, जिसे हम मैकिंग ऑफ ड्रग कर सकते हैं। तो फार्माकोपिया का मतलब हो गया कि द मैकिंग ऑफ ड्रग। फार्माकोपिया का मतलब हो गया द मैकिंग ऑफ ड्रग। ठीक है। फार्माकोपिया क्या होता है? एक लीगल और ऑफिशियल बुक होता है, इशू किया जाता है किसी अथॉरिटी के द्वारा, सिर्फ अथॉरिटी नहीं, रिकॉग्नाइज अथॉरिटी के द्वारा, किस जिसे गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया रहता है। हर कंट्री की गवर्नमेंट ने उसे अपॉइंट दिया, मतलब अपॉइंट दे देते हैं वहां की गवर्नमेंट की, आप जो है हमारी स्टैंडर्ड और रिकॉग्नाइज अथॉरिटी है ड्रग से रिलेटेड लेकर हमारी कंपनी कंट्री। तो उस कंट्री में अब जो बुक है उसको इशू वही अथॉरिटी करेगी। तो फार्माकोपिया को जैसे इंडिया में पीसीआई करेगी, ठीक है, तो इन सब चीजों से रिलेटेड, या डीटैब वगैरह जो भी है, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन भी है हमारे देश में, तो ये सब चीजें जो है फार्माकोपिया को रिलीज करती हैं। It comprises list of pharmaceutical substance formula along with this description and standard in the order to build quality and maintain uniformity. जो भी है फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस है फार्माकोपिया के अंदर लिखा रहेगा। फार्मूला जो भी है बनाने के लिए, दवा बनाने के लिए जो फार्मूला है उसकी डिस्क्रिप्शन के साथ लिखा रहेगा कि इस, अगर आपको ये बनाना है, आपको अगर कोई फार्मूला तैयार करना है मेडिसिन की, तो उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगी फार्माकोपिया में। ठीक है। अब स्टैंडर्ड जो है बनाने को लेकर और यूनिफॉर्मिटी मेंटेन को लेकर, तो वो सारी चीजें फार्माकोपिया में आपकी अवेलेबल रहेंगी। फार्माकोपिया आर अपडेटेड ऑन टाइम बेसिस टू इंट्रोड्यूस लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल एज अर्ली एज पॉसिबल। जैसे बीतते वक्त के साथ डिफरेंट टाइप की आपकी ये फार्माकोपिया आ गई, और वो क्या करती हैं कि डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन अपने अंदर लाती हैं कि कौन कौन से नए नए इजाद हुए हैं, नया ड्रग आया है, उसकी डिटेलिंग हो गई, उसका फॉर्मूला हो गया, कैसे बनाएंगे, कैसे सैनिटाइज करेंगे, ये सब सारी चीज जो है फार्माकोपिया की, फार्माकोपिया के अंदर लिखा रहता है। ठीक है। तो और जल्दी से जल्दी इसका मुश्किल से हमारे ख्याल से 5 6 7 साल में एक नया एडिशन आ जाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट स्लाइड में अब फार्माकोपिया में क्या क्या रहता है, थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा। ये है मोनोग्राफ। मोनोग्राफ, दीज आर द डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन फॉर इंडिविजुअल ड्रग और फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। जो भी ड्रग है या फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस है, यानी एपीआई है, एक्सिपिएंट्स है, उसकी डिटेल स्पेसिफिकेशन, मतलब उसकी पहचान, उसकी आइडेंटिटी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मोनोग्राफ में लिखा रहेगा। ठीक है। मोनोग्राफ में इसके अलावा क्या लिखा रहता है? ड्रग का केमिकल कंपोजिशन लिखा रहता है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी लिखी रहती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग मेथड लिखी रहती है, उसके कौन कौन से क्वालिटी टेस्ट हैं और उसके डोजेस क्या है, ये मोनोग्राफ में लिखा रहता है हमारा। ये फार्माकोपिया का कंटेंट है। उसके बाद जनरल चैप्टर आते हैं। ठीक है। इसमें चैप्टर्स जो बनते हैं वो इंट्रोडक्टरी बनते हैं, जो फार्मास्यूटिकल में टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड, जैसे कि डोजेस फॉर्म, टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन, सिरप, जो भी है इनसे रिलेटेड जो भी चैप्टर है वो भी इसके अंदर आ जाएंगे। फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट जो होते हैं, मतलब जिनको एपीआई के साथ टैबलेट में डाला जाता है डिफरेंट वर्क के लिए, वो भी आ जाएंगे हमारे
ये चैप्टर्स में उसके अंदर जो भी डिस्क्रिप्शन हर बार कुछ नया लिख के उसके बारे में आता है, तो वो सब चीजें रहती हैं, ठीक है। और क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर रहता है, जैसे स्टेबिलिटी टेस्ट, उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ गई, और माइक्रोबियल लिमिट यानी उसका प्रिजर्व किया गया, तो ये सब चीजें जनरल चैप्टर में रहते हैं। और उसके बाद रेफरेंस स्टैंडर्ड रहते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे जो भी चीजें हमने उसमें बताया है, ठीक है, जैसे हमने लिख दिया कि ये क्या कहते हैं, पैरासीटामोल बनाने के लिए ये प्रोसेस चाहिए। अब ये प्रोसेस हम कहाँ से लाएं, उसका रेफरेंस देना होता है। तो रेफरेंस का स्टैंडर्ड भी ये फार्माकोपिया के कंटेंट है, तो वो रेफरेंस, पूरी रेफरेंस हमें देनी रहती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, कंट्रोल प्रोसीजर। जैसे फार्माकोपिया में आउटलाइन मेथड जो है और प्रोसीजर जो है, जैसे कोई टेस्ट हम करते हैं, ठीक है, आइडेंटिटी के लिए, किसी ड्रग के लिए, या उसकी प्योरिटी चेक करने के लिए, या उसकी पोटेंसी चेक करने के लिए, या सेफ्टी चेक करने के लिए। अब चारों में हम आपको अंतर बताते हैं। जैसे एक टेस्ट किए कि ये जो ड्रग है वो वही ड्रग है नहीं, उठा लीजिए दूसरा ड्रग है, कोई भी ड्रग उठा लीजिए, जैसे डाइक्लोफेनेक, तो उसमें बहुत सारे पाउडर ही तो है, तो एक टेस्ट किए हमें, उससे हमें मालूम चल गया कि ये जो ड्रग है वो डाइक्लोफेनेक है, तो ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हुआ। तो उसका जो भी मेथड और प्रोसीजर हुआ वो कंट्रोल प्रोसीजर में हमें मिलेगा। फिर प्यूरिटी चेक किए कि चलो डाइक्लोफेनेक तो है, ठीक है, अब इसमें कितना परसेंट प्यूरिटी है, जैसे 100 ग्राम पाउडर है तो उसमें 90 ग्राम ही डाइक्लोफेनेक है, कि 100 ग्राम डाइक्लोफेनेक है, कि 80 ग्राम डाइक्लोफेनेक है। ये सब चीजें हम प्यूरिटी में चेक करते हैं। पोटेंसी, अब जो 90 ग्राम डाइक्लोफेनेक है उसकी पोटेंसी कितनी है, 100% काम कर जाएगा कि 80% काम करेगा कि 40% काम करेगा कि नहीं करेगा। ये भी पोटेंसी का जो भी मेथड प्रोसीजर होगा वो कंट्रोल प्रोसीजर में हमें मिलेगा। या सेफ्टी ऑफ ड्रग, अब हम जो ड्रग है उसमें कोई एडवांस चीज तो नहीं है, कोई मतलब फॉरेन पार्टिकल तो नहीं है जो हमारे बॉडी में जाके सेफ्टी को तोड़ते हुए धजिया उड़ा दे बॉडी की। तो ये सब चीजें कंट्रोल प्रोसीजर में हो गया। इसके अलावा एनालिटिकल टेक्निक, यानी जोखने उखने का जो भी चीज है हम बोल सकते हैं, तो वो इसमें मिलेगा। जो भी इक्विपमेंट हम यूज करते हैं कंट्रोल वगैरह के लिए, उसका स्पेसिफिकेशन जो है इसमें मिलेगा। और रिजल्ट जो हम एक्सेप्टेबल बनाएंगे उसकी क्राइटेरिया भी इसी में बनेगा, ठीक है। अब आता है डोजेस फॉर्म। डोजेस फॉर्म यानी टैबलेट, सिरप, आपका कैकेट, और आपका नेजल इनहेलर, नेबुलाइजर, ये सब सब डोजेज फॉर्म में आता है। तो फॉर्मुलेशन जो भी है उसका इंफॉर्मेशन की, जैसे मान लीजिए टैबलेट उठा लीजिए, तो टैबलेट का पूरा इंफॉर्मेशन कैसा होता है, कि कितना टाइप का होता है, कौन कौन से उसमें प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, उसका एडवांटेज क्या होता है, उसका डिसएडवांटेज क्या होता है, उसकी बेनिफिट्स क्या है, डिमेरिट्स क्या है, ये सब सारी इंफॉर्मेशन जो है वो। उसके बाद उसको कैसे लेबलिंग करेंगे, कितने टाइप की लेबलिंग यूज हो सकते हैं, क्या क्या, ये सब चीज उसी में है, ठीक है। अब स्टोरेज कितना रिक्वायरमेंट है डोजेस फॉर्म के लिए, जैसे लिक्विड जो है वो डार्क, कोई लिक्विड वो डार्क एरिया चाहता है, कोई टैबलेट है कि कहीं स्टॉक हो सकता है, कोई है कि एक के ऊपर एक रखिएगा तो टूट जाएगा, तो इस सब चीज के लिए हमारा रिक्वायरमेंट्स जो भी है, टैबलेट, कैप्सूल, क्रीम, इंजेक्शन के लिए जो भी स्टोरेज रिक्वायरमेंट है, ये पूरा डोजेस फॉर्म के अंदर आता है। कॉम्पेंडिया के बारे में जानते हैं। ये फार्माकोपिया का कॉन्टेक्स्ट है जो ड्रग का और उससे रिलेटेड सब्जेक्ट का स्टैंडर्ड्स बताता है, ठीक है। दो टाइप का होता है, ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल। ऑफिशियल जो है वो एग्जांपल इंडियन, जो ऑफिशियल है वो इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया हो गया। नॉन में एग्जांपल मर्डक इंडेक्स और एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। तो ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल में यहाँ अंतर समझते हैं। ऑफिशियल उसको बोलते हैं जिससे किसी अथॉरिटी ने वैल्यू दे दिया है, रिकमेंडेशन दे दिया है, और इशू भी वही की है। नॉन ऑफिशियल कौन के लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, तो ज्यादा ऑफिशियल प्रिफेयर होता है हमारे, ठीक है। फार्माकोपिया का कुछ हिस्ट्री है, जानते हैं। हर कंट्री के पास अपना मेडिकल प्रिपरेशन बनाने के लिए किताब होती है, जिसमें हमारा मेडिकामेंट, उसके रॉ मटेरियल और ड्रग मैन्युफैक्चरिंग को लेकर चीज होती है हर कंट्री के पास, ठीक है। अब इस रेगुलेशन को
अलग अलग आर्टिकल में 1 2 3 4 5 करके लिखे रहते हैं, ठीक है। और जनरल और स्पेसिफिक मैटर जो भी होता है इंडिविजुअल ड्रग का, वो पब्लिश होता है एक बुक के फॉर्म में, जिसे हम फार्माकोपिया करते हैं, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट का पहला फार्माकोपिया 15 दिसंबर 1820 में आया, ठीक है। 1864 में ब्रिटिश फार्माकोपिया आया और 1955 में पहला इंडियन फार्माकोपिया आया। याद रखिएगा, यहाँ पे एक क्वेश्चन और आ सकता है कि यूएसपी कब आया, तो 1820 में। बीपी कब आया, तो हमारा 1864 में। और इंडियन फार्माकोपिया कब आया, 1955 में। ये सब चीजें याद रखने की चीजें हैं, ठीक है। भारत में आजादी के पहले जो है वो ब्रिटिश फार्माकोपिया हम लोग यूज करते थे, ठीक है। जो भी हमारा कॉलोनियल एडेंडम जो है वो बीपी 1898 में पब्लिश हुआ और इसे अपियर किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 1900 में। तो पहला एडिशन इसका छप गया 1901 में, ठीक है। 1946 में क्या हुआ कि इंडिया की गवर्नमेंट अपना एक लिस्ट इशू की, जिसमें बहुत सारा ड्रग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन था, स्टैंडर्डाइजेशन मेथड, मैकिंग मेथड, बहुत सारा चीज था। तो उसे द इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट के नाम से जाना गया। ये कब हुआ, 1946 में, ठीक है। कर्नल आनंद चोपड़ा के अंदर एक कमेटी बनाया गया 9 मेंबर का, ठीक है, जिन्होंने द इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट बनाया था, ठीक है। इसको बनाया था हेल्थ डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, दिल्ली 1964 में, ठीक है। 48 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि इंडियन फार्माकोपिया कमेटी बनाया, फार्माकोपिया ऑफ इंडिया के लिए स्पेशल। और इस कमेटी को 5 साल के लिए बनाया गया था। मेन मोटिव यही था कि इंडियन फार्माकोपिया हम लोग क्या कर ले, इजाद कर ले, बना ले, ठीक है। देखते हैं आगे। अब इंडियन फार्माकोपिया के बारे में हम जानते हैं। पहला इंडियन फार्माकोपिया कमीशन के द्वारा पब्लिश किया गया। हमने भी बताया था कि इंडियन फार्माकोपिया कमीशन है। तो पहला इंडियन फार्माकोपिया एकरे द्वारा पब्लिश किया गया है, ठीक है। किसके बिहाफ पे, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे किया गया था, याद रखिएगा। इंडियन फार्माकोपिया कमीशन का जो हेडक्वार्टर है वो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। 1955 में फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश हुआ, ठीक है। डॉक्टर बी एन घोष, इन्होंने पब्लिश किया था। नहीं, इंडियन फार्माकोपिया कमेटी जो था या कमीशन जो था, वो उसके चेयरमैनशिप इनके हाथ में थी, मतलब उसके लीडर, टीम लीड में ये थे। और इनके द्वारा ही पब्लिश किया गया फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया 1955 में, ठीक है। इंग्लिश में लिखा गया था पूरा फार्माकोपिया। और जो टाइटल उसका था मोनोग्राफ का, वो लैटिन में लिखा गया था। लैटिन ये क्या है, वर्ड फॉर्मेट है, आप लोग वर्ड में देखिएगा। 1986 को मोनोग्राफ था उसमें, 1986 को। और 1960 में फिर उसका सप्लीमेंट किया गया, मतलब उसमें कुछ और ऐड किया गया होगा, या फिर ड्रग के अलावा और भी चीजें उसमें जोड़ी गई होंगी, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आते हैं इंडियन फार्माकोपिया, जो फर्स्ट एडिशन है 1955 में हुआ। उसका सप्लीमेंट आया 1960 में, सेकेंड एडिशन 1966 में पब्लिश हुआ, सप्लीमेंट आया 1975 में। सप्लीमेंट का मतलब कि उससे रिलेटेड, यानी जो चीजें उसमें छूट गई है वो चीज एक और एक्स्ट्रा एक उसका पार्ट बना के उसमें जोड़ दिया जाता है। थर्ड एडिशन 1985 में आया। उसमें फर्स्ट एडेंडम हुआ 1989 में, सेकेंड एडेंडम हुआ 1991 में, चौथा एडिशन आया 1996 में, फिर उसमें एडेंडम हुआ 2000 में, फिर दूसरा एडेंडम 2002 में हुआ, फिर पांचवा एडिशन आया 2007 में, छठा एडिशन आया 2010 में, और सातवां एडिशन आया 2014 में। और अभी जो चल रहा है वो सातवां एडिशन का चल रहा है 2014 में, या फिर 2018 में एक आठवां एडिशन आया है, मेरी हम कंफर्म नहीं है, आप लोग सर्च करके थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। फिर आते हैं अगले स्लाइड पे, ब्रिटिश फार्माकोपिया के बारे में थोड़ा सा जानेंगे ऊपर ऊपर से, कि ये यूके का नेशनल फार्माकोपिया है, 1864 में पब्लिश हुआ था। इसकी दो पार्ट है, मटेरिया मेडिका और प्रिपरेशन एंड कंपाउंड। मटेरिया मेडिका में कौन से मटेरियल यूज
करेंगे हम बनाने के लिए उस चीज का बखान है, और प्रिपरेशन कंपाउंड में मेथड है और रिएक्शन वगैरह है, ठीक है। सेकेंड एडिशन 1867 में हुआ, फोर्थ एडिशन इसका 1898 में हुआ, फिफ्थ एडिशन 1914 में हुआ, आठवां एडिशन जो है 1953 में हुआ। और इसमें जो ड्रग और उसके प्रिपरेशन मेथड बताए गए थे वो इंग्लिश में यूज हो गया, लैटिन और मैट्रिक सिस्टम को हटा के इंग्लिश में आ गया, यानी पूरा दुनिया पढ़ लेगी, ठीक है। 1858 में 9वां एडिशन पास हुआ, 13 हुआ 1980 में, चौथा हुआ 1988 में, और पांचवा 1993 में। अभी जो लेटेस्ट चल रहा है ब्रिटिश फार्माकोपिया का, वो 1 जनवरी 2019 चल रहा है। 1 जनवरी 2019 को जो पब्लिश हुआ वो लेटेस्ट है, उसके बाद अभी कोई भी फार्माकोपिया ब्रिटिश फार्माकोपिया में नहीं आया है। फिर है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। फर्स्ट एडिशन इसका 15 दिसंबर 1820 को पब्लिश हुआ, लैटिन और इंग्लिश दोनों में, सब चालाक है, दोनों में किया था, ठीक है। क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में बात करता है इनका फार्माकोपिया। रेगुलेटरी प्रिडिक्टेबिलिटी के बारे में क्या करता है, जो मैन्युफैक्चरर है उनको क्वालिटी मेडिसिन बनाने में मदद करने के लिए, और डाइटरी सप्लीमेंट फूड जो भी है उससे रिलेटेड बनाता है, ये बेहतर है। और बहुत सारी चीजें इनके फार्माकोपिया में ऐसी हैं जो हमारे हिंदुस्तान और ब्रिटिश फार्माकोपिया में नहीं है। तो ये सब देखिए, जैसे डाइटरी सप्लीमेंट और मेथड ये सब नहीं है, क्वालिटी मेडिसिन बनाने के लिए मैन्युफैक्चरर का हेल्प करना, ये सब हमारे इसमें नहीं है, हमारे क्या कहते हैं हमारे फार्माकोपिया में। 18 से 20 से लेके 1942 तक पब्लिश हुआ, 10-10 साल के इंटरवल पे बहुत सारा फार्माकोपिया। 1942 से लेके 2000 तक 5-5 साल के इंटरवल पे हुआ, और 2002 में हर साल पब्लिश होने लगा इनका फार्माकोपिया। नेशनल फॉर्मूलरी जो है वो यूनाइटेड स्टेट में 1888 में आया, ठीक है। एक्स्ट्रा फार्माकोपिया के बारे में, ये छोटा सा फार्माकोपिया है, बहुत छोटा सा। अनऑफिशियल ड्रग जो है या केमिकल है और फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है, उसके बारे में इसमें बात की गई है। विलियम मार्टिनडेले जो थे उन्होंने इसको लिखा है, ठीक है। ये क्लिनिकल इंटरेस्ट जो है, क्लिनिकल इंटरेस्ट उससे रिलेटेड जितने भी सब्सटेंस हैं उसको कवर किया है, और ड्रग है जो उसको कवर किया है ये एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, ठीक है। तो जो कोई बाहर से लोग आते हैं, जैसे दूसरे डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास आप गए, तो उनकी जो इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, तो वो ये देता है एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, ताकि जो मतलब पहले मेडिकेशन यूज होता था कैसे वो खाते थे, कितना डोज का खाते थे, तो ये फार्माकोपिया बताता है, और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स और सोल्यूशन भी बताता है, ये सब चीजें हैं, ठीक है। इसका फीचर है कि 6000 ड्रग जो है और मेडिसिन है पूरी दुनिया का, वो सब इसमें लिखा है। 18,000 प्रोप्राइटरी प्रिपरेशन के बारे में इसमें बताया गया है, और 700 डिजीज के ट्रीटमेंट को रिव्यू किया गया है इसमें, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जो दुनिया की अलग अलग फार्माकोपिया की फोटोज हैं। इंडियन फार्माकोपिया देखिए, ऐसा है हमारा, थोड़ा सा भगवा कलर का है, और ब्रिटिश फार्माकोपिया पूरा मैरून कलर का है, और ये जे जे जो जो करके का मालूम ना क्या आपको, नहीं वॉल्यूम है, वॉल्यूम 2, 3, 4, 5, ये सब करके हमारा भी वॉल्यूम करके है, ठीक है। ये 2022 में, सॉरी 2022 में फार्माकोपिया आया है हमारा लेटेस्ट, हमने 2018 बोला था। और ये फार्माकोपिया नेशनल फॉर्मूलरी या यूएसपी की जो बनती है, ठीक है। तो हमारा जो भी लेक्चर था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने इस लेक्चर में जाना। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत चीज़ें हमने जाना, पूरी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने छान मारी फार्मेसी की और फार्मेसी प्रोफेशन की। तो ये लेक्चर बहुत ही यूज़फुल होगा उन लोगों के लिए जो पहली बार आए हैं और वो एक बेहतर लेक्चर की तलाश में थे। हम उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। हम स्पेशल थैंक्स देना चाहेंगे मिस्टर गौरव एस पाटिल सर का, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिक्स में, केवीपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन बुरादी महाराष्ट्र में। क्योंकि ये जो स्लाइड थी उन्हीं की स्लाइड थी,
हमने स्लाइड शेयर से लेके और थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की थी। तो स्पेशल थैंक्स मिस्टर गौरव एस पाटिल सर का कि उन्होंने ये स्लाइड प्रिपेयर की। बहुत ही बेहतरीन स्लाइड थी, उस पर बात हुई। अगर हमने इस पूरी स्लाइड को बहुत बेहतर तरीके से डिस्क्राइब किया है, करीब 1.25 घंटे का ये लेक्चर है और उसमें एक एक चीज को डिस्क्राइब किया गया है, फिर भी हमें उम्मीद नहीं है कि आपके पास कोई क्वेश्चन बचेगा। लेकिन फिर भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करिए, हम एक एक क्वेश्चन का जवाब देंगे और बेहतर तरीके से दिया जाएगा। अगर आपके पास क्वेश्चन है, आप लिखिए कि सर शॉर्ट टर्म में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है और लॉन्ग है या एमसीक्यू है, तो उस हिसाब से जवाब दिया जाएगा। ठीक है, बाकी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इतनी लंबी लेक्चर चली आप लोगों के लिए, चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ये जरूरी नहीं कि फार्मेसी स्टूडेंट के लिए ही लेक्चर है, ये बी फॉर्म डी फॉर्म का सिलेबस है, इसे कोई भी आम इंसान जान सकता है, सुन सकता है और अपने लिए एक बेहतर नॉलेज का जरिया बना सकता है। तो इस टाइप की लेक्चर्स हमारे नॉलेज को इजाफा देती हैं, फार्मेसी प्रोफेशन को समझने में कहीं ना कहीं हमारे लिए बेहतर होती है। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हो सके तो आपका जो दोस्त फार्मेसी कर रहा है उसको तो जरूर ही शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में नए लेक्चर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।